देने के लिए आप लोगों के सामने रख रहा हूं परिचय। डॉक्टर संजय जैन जी एमएस ऑर्थो हैं और आप भूतपूर्व फेलो हैं एओ इंटरनेशनल स्विट्जरलैंड के। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ हैं जो वर्तमान में मेरठ के आनंद अस्पताल से एसोसिएटेड हैं। मानव जाति के वास्तविक हित में क्या है, इस सत्य की खोज डॉक्टर संजय जैन को भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं जीवन के संपूर्ण विज्ञान योग एवं आयुर्वेद तक ले गई। योग एवं आयुर्वेद के अल्प अध्ययन के बाद ही डॉक्टर संजय जैन यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि मानव जाति के पूर्ण स्वास्थ्य एवं खुशहाली का मार्ग तो कहीं और ही है। अपने आध्यात्मिक सदगुरु जी से प्रेरणा पाकर डॉक्टर संजय जैन जी ने आयुर्वेद एवं एलोपैथी एक तुलनात्मक विवेचन नाम से एक पुस्तक भी लिखी है। विश्व की प्रथम आयुर्वेदिक सर्जरी कराने का श्रेय भी डॉक्टर संजय जैन जी को ही जाता है। आयुर्वेदिक सर्जरी कराने का अर्थ यह है कि जब एक 83 वर्ष के रोगी का प्रोस्टेट का ऑपरेशन जो लगभग 4 घंटे चला, वो बिना किसी एंटीबायोटिक के केवल आयुर्वेदिक दवाओं की मदद से ही उस ऑपरेशन को परफॉर्म किया गया। आज डॉक्टर संजय जैन जी अपनी समस्त आधुनिक सर्जरी आयुर्वेदिक औषधियों की मदद से बिना किसी भी प्रकार के एंटीबायोटिक्स के यूज किए या कभी कभी जहां बहुत आवश्यक है एक सिंगल शॉट एंटीबायोटिक के साथ कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने खुद का गॉल ब्लैडर ऑपरेशन भी 2018 में बिना एंटीबायोटिक्स के केवल आयुर्वेदिक दवाओं की सहायता से ही कराया। कोविड-19 पेंडेमिक की शुरुआत में ही आयुर्वेद की भागीदारी को लेकर इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रमुख वैद्यों से वार्तालाप भी किया। कोविड-19 के इलाज के लिए आयुर्वेद एवं एलोपैथी का समन्वय करते हुए इंटीग्रेटेड चिकित्सा पर आधारित सुविधा आनंद अस्पताल में उपलब्ध कराई, जिसका बहुत ही लाभकारी परिणाम सामने आया। संभवतः पूरे विश्व में यह पहला ही प्रयोग होगा जहां 1000 से ज्यादा कोविड रोगियों की चिकित्सा आयुर्वेद एवं एलोपैथी के एकीकृत चिकित्सा के माध्यम से सफलतापूर्वक की जा रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे प्रतिष्ठित ऑर्थोपेडिक सर्जन का आयुर्वेद के प्रति झुकाव निश्चित रूप से कुछ देवीय शक्तियों के ही कारण ऐसा संभव हो पाता है, ऐसा हमें लगता है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर आलोक शर्मा जी जो हमारे सीनियर भी हैं, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ वैद्यशाला के नाम से, उसमें भी डॉक्टर संजय जैन जी जुड़े हुए हैं और लगातार अपने अनुभवों को उसमें भी शेयर करते रहते हैं। उसमें जुड़े सभी वैद्यगण अपने अपने अनुभवों को, कुछ कठिनाइयों को उनके समक्ष रखते हैं, तो बड़ी हम्बली वो उनका जवाब भी देते हैं। तो मैं बहुत अधिक समय आप लोगों के बीच में और संजय जैन जी के बीच में ना लेते हुए आदरणीय संजय जैन जी से प्रार्थना करता हूं कि आयुर्वेद की उत्कृष्टता को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से उन्होंने ये इंटीग्रेटेड नहीं, मैं इसको इंटीग्रेटिव वर्ड मैंने यूज किया है, इसीलिए इंटीग्रेटिव अप्रोच, तो वो हमारे समक्ष रखें और जो भी श्रोता जितने भी जुड़े हैं वैद्यगण, उनके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो चैट बॉक्स में ही प्लीज आप डालेंगे, हम उनको एक एक करके उसके बाद में लेंगे। आदरणीय संजय जैन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ विश्व आयुर्वेद परिषद का, उसके पदाधिकारियों का, सुरेंद्र जी का और मुख्य रूप से विनीश जी का, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ अपने अनुभव देश के महान वैद्यों के समक्ष रख पाऊं। ये मेरा सौभाग्य है। मैं एक अपना प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहता हूं। मैं अलाउ कर दे रहा हूं सर अभी। जी जी। जी फुल स्क्रीन करें, स्लाइड शो हो जाए।
ओम श्री परमात्मने नमः। मैं अपने आध्यात्मिक सद्गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी आपके समक्ष कहने वाला हूँ, वो मेरे इन गुरुदेव की ही प्रेरणा है। वो ना तो कोई डॉक्टर थे, ना कोई वैद्य थे, लेकिन फिर भी मानव जाति का हित उनके हृदय में समाया था और वो एक जीवन मुक्त तत्वज्ञ, जीवन मुक्त महापुरुष थे और कुछ बातें प्रकट हो जाया करती हैं। तो आज उनके प्रेरणा से ही मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ और बात कह रहा हूँ। ये हॉस्पिटल है आनंद हॉस्पिटल मेरठ में, जो एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मेरठ का। करीब 300 बेड का एक सेंट्रली एसी हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी है, सुपर स्पेशलिटी है। यहाँ में सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन की तरह ये शुरू से मैं इस हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ। इसके निर्माण में भी मेरा सहयोग रहा है काफ़ी। और यहाँ मैं एक ऐसे सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन की तरह पिछले लगभग 2007 में ये बन गया था, तो तब से मैं इसमें कार्य कर रहा हूँ। आज मेरा ये टॉपिक है रोल, रिस्पांसिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ आयुर्वेदा टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी एंड इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक। मेरा अपना अनुभव क्या रहा है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आखिर एक प्रश्न उठता है कि मेरा मेरा क्या संबंध है आयुर्वेद से। मैं तो मॉडर्न मेडिसिन के माध्यम से ग्रेजुएट हुआ हूँ, मेरी ट्रेनिंग हुई है, तो आयुर्वेद से मेरा क्या मतलब है? ये एक प्रश्न है। तो कुछ मैं अपने मन की बात आज आपसे शुरुआत में कहना चाहता हूँ, चूँकि मैं जानता हूँ कि ये गैदरिंग ऐसी है, जो इस बात को समझ पाएगी। मुझ पर कृपा ये हुई कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम से में प्रवेश से पहले ही मेरे जीवन में एक आध्यात्मिक गुरुदेव ने प्रवेश कर लिया, जो एक जीवन मुक्त महापुरुष थे। और उसके बाद तो 2 ही बातें होती हैं, या तो वहाँ पे टिकना नहीं होगा या वहाँ से भाग जाएँगे या बदलना पड़ेगा। मे मु मेरे पे कृपा ये हुई कि मैं टिक गया और फिर मुझे पता चला कि जीवन का जो उद्देश्य है, अल्टीमेट एम ऑफ जो लाइफ है, वो केवल अर्थ और काम नहीं है कि पैसा कमाया और कामनाओं की पूर्ति की, नहीं। अल्टीमेट उद्देश्य तो मोक्ष है। मोक्ष मतलब समस्त दुखों का सदा के लिए अंत। वही मोक्ष जिसको आयुर्वेद ने कहा प्रसन्न आत्मने इंद्रिया, यानी कि आत्मा की प्रसन्नता का अनुभव भी होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य हो, भौतिक स्वास्थ्य हो, लेकिन अंत में आत्मा की प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए। और उसका मार्ग है कि अर्थ और काम के साथ धर्म और जुड़े। और धर्म क्या है? अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करना, बिना परिणाम की चिंता किए, बिना किसी आसक्ति के, बिना फल की इच्छा के। और ये भगवत गीता का सार है। और गुरुदेव का भी जो बेसिक बात थी वो भगवत गीता ही, आधार जो था वो भगवत गीता था। मेरा जो धर्म था, मैं चूँकि चिकित्सक हूँ, तो मेरा धर्म था कि मानव जाति का स्वास्थ्य को लेकर, और इस बात को लेकर गुरुदेव से कई बार चर्चा हुआ करती थी और ये बात एक सामने आती थी कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का इतना मैजिकल डेवलपमेंट कहा जाता है, विकास कहा जाता है, परंतु मानव जाति का स्वास्थ्य तो धीरे-धीरे रसातल में जा रहा है। ये एक बहुत ही बात एक सामने आया करती थी। फिर मेरी जर्नी आयुर्वेद में कैसे हुई, मैं बताना चाहता हूँ। गुरुदेव वृद्ध थे और उनको शरीर में कुछ ना कुछ रोग रहता था। पूर्ण सात्विकता से भी पार थे वो तो। जीवन पूर्ण सात्विक था, लेकिन रोग लगे रहते थे कुछ ना कुछ। एक मुख्य रोग तो उनको था कि वो चूँकि बहुत जीवन भर उन्होंने देश-विदेश में प्रवचन दिए थे, तो उनको ब्रोंकिएक्टेसिस डेवलप हो गया था और उनको अक्सर खाँसी और बलगम में ब्लड बहुत आया करता था। एलोपैथी चिकित्सा उनको सूट नहीं करती थी। तो मेरा सौभाग्य रहा कि दिल्ली में बृहस्पति देव त्रिगुणा जी महाराज से परिचय हुआ। उनके दर्शन ऋषि तुल्य वैद्य थे मेरी दृष्टि में, और उनके दर्शन करने का मौका मिला। तो उनके पास जब मैं गुरुदेव को लेके जाता था, तो मैं एक मॉडर्न मेडिसिन का आदमी में मेरी निगाह में ब्रोंकिएक्टेसिस एक थोड़ा खतरनाक बात थी, ब्लीडिंग होना, और उसमें एंटीबायोटिक का प्रयोग तो होना ही चाहिए था। लेकिन मैं देखता था कि वैद्य जी अधिकतर काष्ठ औषधि यूज़ करते थे और वो ये बताते कि सफ़ेद फूलों वाला बासा का पत्ते लेकर उसको उसका जूस निकालो और आप पिला देना और ठीक हो जाएगा। वैसे ही होता था बिल्कुल। हमने 1 बार 2 बार उनको जूस पिलाया पत्तों का और ब्लीडिंग बंद, खाँसी बंद हो जाया करती थी। ये मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, मेरा एक्सपोज़र चल रहा था। फिर एक पतंजलि में कार्य मेरा संपर्क आ गया आचार्य बालकृष्ण जी और रामदेव जी महाराज से, और उन्होंने हमसे ये अनुरोध किया कि हम अपने कुछ डॉक्टरों के साथ उनके जो आयुर्वेदा कॉलेज के जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा कुछ लेक्चर वगैरह दे के थोड़ा-सा उनको एलोपैथी की बात भी बताएँ। तो एक कार्यक्रम चला 2 दिन के लिए वहाँ पे।
सौभाग्य था कि गुरुदेव ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया और हम तीनों ने वहाँ पे 3 डॉक्टर थे मुख्य रूप से, हमने वहाँ पे अपने-अपने लेक्चर दिए। उसके बाद गुरुदेव ने वहाँ पे अपना एक उद्घोषण दिया और उन्होंने जो वहाँ पे डिक्लेरेशन किया उसको जान के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ मैं उसको देख के। वो मैं डिक्लेरेशन बाद में बताऊँगा आपको। उसके बाद गुरुदेव की जो सर्जरी की बात हो रही है, वो गुरुदेव के खुद के शरीर की सर्जरी थी। 4 घंटे वो ऑपरेशन चला। यूरिन इट वाज़ ए क्लीन कंटामिनेटेड वुंड जिसमें कि एंटीबायोटिक ज़रूरी इंडिकेटेड होती है, लेकिन एंटीबायोटिक उनको देनी नहीं थी। तो आयुर्वेद की सर्जरी मदद से ये सारी सर्जरी हुई और बहुत ही सक्सेसफुल रही। जो हमारे यूरो सर्जन थे डॉक्टर सुभाष यादव, उनको भी ताज्जुब हुआ कि इतनी अच्छी रिकवरी कैसे हुई। इसके बाद फिर मेरी यात्रा शुरू हुई। मैंने सोचा कि मुझे भी ये करना चाहिए और मैंने बिना एंटीबायोटिक के आयुर्वेद की दवाओं की मदद से कुछ विद्वानों से बात करके कोशिश की और मुझे सफलता मिलने लगी। और आज स्थिति ये है कि मैं 90% सर्जरी विदाउट एंटीबायोटिक ही करता हूँ। केवल अगर कोई बहुत ही प्रीशियस सर्जरीज़ होती हैं जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है, तो उसमें एक सिंगल शॉट एंटीबायोटिक का यूज़ कर लिया करते हैं। वो भी मैंने बिना एंटीबायोटिक के भी जॉइंट रिप्लेसमेंट भी किया हुआ है। मेरी खुद की सर्जरी हुई। ये परीक्षा का समय था एक क्योंकि परोपदेश बहुतेरे होते हैं। लेकिन मेरा विश्वास इतना हो चुका था कि मैंने अपनी सर्जरी भी बिना एंटीबायोटिक कराई और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर गुरुदेव ने मुझे ये आज्ञा दी एक तरीके से कि आप एक किताब लिखो। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल बात थी कि चूँकि मैं आयुर्वेद तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था, ना मेरी कोई ट्रेनिंग थी। तो फिर मैंने आयुर्वेद की थोड़ी किताबें मँगाई, वैद्य मनोरमा चरक के लिए और सुश्रुत का भी मैंने थोड़ा अध्ययन किया। ये तो महान शास्त्र है, पूरा जीवन चाहिए अनेक जीवन चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत मैं कर पाया और फिर मुझे बड़ा ये आश्चर्य हुआ कि स्वास्थ्य का रास्ता तो कुछ और है। फिर मेरी प्रैक्टिस में खुद की प्रैक्टिस में आयुर्वेद बढ़ना शुरू हो गया। मेरे पास एक वैद्य भी बैठने लगे, उनकी मदद से मैं करने लगा और मुझे और बीमारियों में भी, जोड़ों के दर्दों में भी बहुत सफलता मिलने लगी और एलोपैथी की जो दवाइयाँ जनरली साइड इफेक्ट वगैरह होते हैं, उनसे छुटकारा हो गया। फिर ये कोविड-19 पैंडेमिक आया और उससे पहले 2018 में मेरे गुरुदेव शरीर छोड़ चुके थे और तो ये कोविड-19 पैंडेमिक आया तो मैंने देखा कि सब तरफ हाहाकार मचा हुआ था और एलोपैथी में भी कोई ड्रग अवेलेबल नहीं थी। उसके बावजूद भी मैंने देखा कई जगह पे आयुर्वेद को या आयुष को बैन कर दिया गया क्योंकि पैंडेमिक लॉ लागू हो जाता है तो आप एलोपैथी के अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में मेरा मन बड़ा व्यथित हुआ और मैंने फिर उस मन के साथ में प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा। मुझे मालूम भी नहीं था कि ये पत्र उनके पास कैसे पहुँचेगा, लेकिन वो पहुँच गया शायद। मैंने 26 मार्च को लेटर लिखा था उनको। हालाँकि मेरे पास कोई उनकी तरफ से कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन 28 मार्च को उन्होंने जो मैंने रिक्वेस्ट की थी, वही हुआ और उन्होंने वैद्यों की मीटिंग बुलाई, देश के महान वैद्यों की। फिर मुझे कुछ देश के अलग लोगों ने मुझे ये कन्फर्म किया कि उस लेटर के रिस्पॉन्स में मीटिंग बुलाई गई। जैसे जीवा आयुर्वेद के जो प्रताप जी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि क्योंकि मेरा उनसे परिचय भी नहीं था जबकि। उसके बाद वो लेटर मेरा वायरल हो गया पूरे इंडिया के अंदर, विदेशों में भी और मेरे पास बहुत सौयों वैद्यों के देश भर से और विदेश से फ़ोन, ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस आए और तब मैंने जाना कि देश के वैद्यों का दर्द क्या है, कितनी विवशता है कि एक एक दुश्मन घर में आ चुका है और आपके हाथ बाँध दिए गए हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप देखते रहो बर्बादी होते हुए। वो दर्द जब मैंने महसूस किया, तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो होके रहेगा, भगवान की लीला कुछ होके रहेगी। फिर मैंने ये तय किया कि आनंद हॉस्पिटल को जैसे ही हमें परमिशन मिलेगी कोविड के रोगियों का इलाज करने के लिए, तो मैंने ये तय कर लिया मन में अपने निश्चय कर लिया कि मैं जानता था कि कोई क्लिनिकल ट्रायल की परमिशन आयुर्वेद के लिए नहीं मिलने वाली है उस समय। मैं ये भी जानता था कि अगर मैं परमिशन माँगूँगा इलाज करने की, कोई मुझे नहीं देगा परमिशन ये। तो मैंने ये निश्चय किया कि ना मुझे क्लिनिकल ट्रायल करना है, ना मुझे कोई परमिशन लेनी है। मैं तो आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों मिला के अपने हॉस्पिटल के अंदर चिकित्सा शुरू करूँगा, परिणाम चाहे इसका जो भी हो। अब मैं बात करता हूँ कोविड-19 की। इसका कॉज़ क्या है? एलोपैथी की दृष्टि में तो एक वायरस है। वायरस वायरस का ही शोर है हर तरफ, चाहे वो वैक्सीन हो या एंटीवायरल हो। परंतु आयुर्वेद की दृष्टि में तो ये अधर्म है, जैसा कि जनपदोध्वंस विमान स्थान में जो चरक में चैप्टर 3 में है। तो यूनिवर्स के लेवल पे तो ये एक अधर्म है और इंडिविजुअल लेवल पे तो प्रज्ञा अपराध है और आयुर्वेद के अनुसार कर्म सिद्धांत भी अटल है। जो कुछ भी कर चुके हैं, उसका फल तो भोगना ही होगा, चाहे वो कर्म पिछले जन्म के क्यों ना हो। तो ये आयुर्वेद का सिद्धांत है।
और कितना खतरनाक है ये कोविड। तो आप हम सब जानते हैं कि 85% केस या तो माइल्ड सिम्प्टोमेटिक होंगे या एसिम्प्टोमेटिक होने वाले हैं। केवल 10% मॉडरेट केस होंगे, 5% उसमें से क्रिटिकल भी होंगे और डेथ रेट जो है वो केवल 1% है। 99% लोग इसका मतलब कोविड होने के बाद भी जिंदा रहने वाले हैं। तो फिर इतना पैनिक क्यों है? मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरे विश्व में, पूरी सॉरी इंडिया के अंदर जो अदर कॉजेज ऑफ डेथ हैं, तो कोविड से जो अभी तक करीब सवा साल में डेथ हुई हैं, ये 2.5 लाख हैं। हालाँकि मैं ये भी जानता हूँ और सब लोग कहते भी हैं इस बात को कि ये अंडर रिपोर्टिंग है, इससे कहीं ज़्यादा डेथ होंगी। लेकिन एक बात और भी सोचने की है कि इस समय जो भी डेथ हो रही है वो कोरोना से ही मानी जा रही है। खैर, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं, जिसमें हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है, डायबिटीज़ हैं या और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, 62 लाख मृत्यु होती हैं हर साल इंडिया के अंदर, 62 लाख हर साल, जिसमें से 30 लाख तो हार्ट डिजीज़ से ही होती हैं, 7 लाख के करीब कैंसर का डेथ रेट है, 2.5 लाख डायबिटीज़ से है और जो अदर इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है या एड्स है या और बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, डायरिया, डिसेंट्री से भी डेथ होती हैं, तो कुल मिला के 20 लाख डेथ होती हैं इन डिजीज़ से और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो है उनसे भी 1.5 लाख डेथ होती हैं। तो फिर कोरोना को लेकर इतना इतना पैनिक क्यों है? बाकी चीज़ों में हम क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? फ़ियर है, फ़ियर ऑफ कोरोना। तो फ़ियर कैसे जाएगा? किसी भी फ़ियर को हटाने के लिए ज्ञान चाहिए होता है, अज्ञान के कारण ही डर लगता है। तो मैं थोड़ा ये शुरू करता हूँ। मॉडर्न मेडिसिन इसका कारण वायरस को मानती है। 1860 में एक थ्योरी आई थी, जर्म थ्योरी, लुईस पास्चर साहब ने दी थी कि रोग का कारण, इन्फेक्शियस रोग का कारण केवल जर्म होता है। फिर वो थ्योरी गलत सिद्ध हुई और ये माना गया कि नहीं, मोनोकॉजल कॉज नहीं है, मल्टी कॉजल है और एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी चाहिए डिजीज होने के लिए। फिर आई थ्योरी ऑफ ससेप्टिबिलिटी, यानी कि ये कहा गया कि नहीं, चाहे कैसा भी एनवायरनमेंट हो, कैसा भी जर्म हो, जो होस्ट है वो ससेप्टिबल होना चाहिए। अगर होस्ट स्ट्रांग है तो कैसा भी जर्म हो, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, बीमार नहीं पड़ेगा और होस्ट अगर वीक है तभी बीमारी उसको होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो होस्ट हुई। और आयुर्वेद क्या कहता है रोग के कारण के लिए? आयुर्वेद केवल एनवायरनमेंट और होस्ट को ही जिम्मेदार मानता है। काल बुद्धि इंद्रिय अर्थानाम योगो मिथ्या न चाति चय, यानी कि काल और बुद्धि और इंद्रियों के अर्थ, तो इंद्रियों के अर्थ में तो मन हो गया, तो इन सब पे जो अधिकार है वो तो बुद्धि, काल पे तो वश नहीं चलेगा, लेकिन मुख्य रूप से तो बुद्धि हुई। तो फिर आयुर्वेद ने कहा प्रज्ञा अपराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम, यानी कि इम्प्रूडेंट बिहेवियर, इम्प्रूडेंट एक्शंस ऑफ मैनकाइंड, दे आर दी रूट कॉज ऑफ द डिजीज। जब जीवन में हर बात के लिए ही कर्म सिद्धांत है, हमारे भाग्य में जो भी कुछ घटता है, तो रोग कोई अलग थोड़ी है। रोग का कारण भी हमारे अपने कर्म है, बुद्धि का अपराध है, ये आयुर्वेद ने कहा। तो हम 3 लेवल पे हमें प्रिवेंशन करना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा। जर्म के लेवल पर, एनवायरनमेंट के लेवल पर और होस्ट के लेवल पर। तो एनवायरनमेंट के लेवल पर एलोपैथी में क्या है? केमिकल डिसइंफेक्शन है, हम सब जानते हैं। छिड़काव हो रहा है हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का। कितना वो खतरनाक है, कितने उसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये भी हम जानते हैं। और कितना वो इफेक्टिव होगा। आपने देखा कि सड़क पे आके छिड़क के चले जाते हैं, उससे कुछ होने वाला है? सिवा घर के दरवाजों पे पड़ता है तो पॉलिश खराब हो जाती है। और आयुर्वेदा में क्या होता है? हवन है, हर्बल स्मोक, और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि मेडिसिनल स्मोक रिड्यूसेस एयर बॉर्न बैक्टीरिया। एक कमरे में अगर एक बार हवन हो जाता है तो 1 महीने तक ये कहते हैं कि 95% बैक्टीरियल काउंट कम हो जाता है। जर्म के लेवल पर एलोपैथी का फोकस वैक्सीन के ऊपर है। और वैक्सीन क्या है? वैक्सीन है जर्म एंड स्ट्रेन स्पेसिफिक आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि किसी एक जर्म और उसके भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए वो काम करती है। जो अब ये वैक्सीन आई है और ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये और भी स्ट्रेन के लिए काम कर रही हैं, ये तो भाग्य की बात है। बनाई तो वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए गई थी। और तो ये वैक्सीन का जो रास्ता है, ये तो क्योंकि असंख्य जर्म्स हैं, कहाँ तक वैक्सीन बनेंगी? एक और अगर पैंडेमिक आ गया फिर क्या करेंगे? इतनी बर्बादी क्या फिर दोबारा से होगी? तो ये बहुत सारे प्रश्न है वैक्सीन को लेके। पोलियो का एक उदाहरण दिया जाता है कि पोलियो इरेडिकेट हुआ है। हाँ, मानते हैं। लेकिन ये भी जानना चाहिए कि 3 डेकेड्स हो चुके हैं, करीब-करीब 30 वर्ष हो चुके हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो चुके हैं एक वायरस के लिए। तो क्या ये सब वायरस के लिए संभव है? क्या ये मार्ग फूल प्रूफ मार्ग है? आयुर्वेद क्या कहता है?
आयुर्वेद का फोकस है जनरल नेचुरल इम्यूनिटी, और अगर वो होगी तो फिर कोई सा भी जर्म और कोई सा भी स्ट्रेन हो, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा मानव का। तो हमें तय करना है हमें क्या चाहिए। होस्ट के लेवल पर एलोपैथी में कुछ भी विशेष नहीं है, बल्कि जो भी एलोपैथी के ट्रीटमेंट है, वैक्सीन है, उन सबके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो होस्ट को थोड़ा नुकसान ही करते हैं। एलोपैथी थ्राइव्स ऑन द होस्ट इम्यूनिटी, होस्ट को हार्म पहुंचाकर ही कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट होता है। आयुर्वेद में क्या है, मेन फोकस होस्ट पे है, इम्यूनिटी बूस्टिंग की जाती है। और ये बड़ा अच्छा श्लोक मुझे लगता है, जो सूत्र है, चरक सूत्र 8/31 पे, स्वस्वृतम यथोदिष्टम यह सम्यग् अनुतिष्ठति स समाशतम व्याधि आयुष्याना वियुज्यते। यानी कि जो स्वस्वरत आदि जो दैनिक जो लाइफ स्टाइल है उसका पालन अगर आयुर्वेद के हिसाब से किया जाएगा तो 100 वर्ष तक जिएगा और उसको रोग नहीं होगा। ये कितनी महान बात है जिसको हम भूले बैठे हैं। हम वैक्सीन के पीछे दौड़ रहे हैं। तो आयुर्वेदा के लेवल पे थोड़ा-सा मैं टच करूँगा, चूँकि बहुत सारे लोग आज ऐसे भी हैं जो मेडिको नहीं है। स्वस्थ व्रत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली रूटीन क्या होगा? रात्रिचर्या कैसी होगी? मुख्य बात कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। ऑयल का बड़ा यूज़ बताया है आयुर्वेद ने, क्योंकि जो भी कोई जर्म है, अगर कुछ है, बाहर की चीज़ जो है, वो हमारे शरीर में जाने के जो रास्ते हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। हमारी नाक है, मुँह है, कान है, हमारी त्वचा है और हमारी आँख है। तो आयुर्वेद कहता है ऑयल से रक्षा करिए इन चीज़ों की। ऑयल ही तो है वो जो हमारे अचार को खराब नहीं होने देता है। तो नाक में ऑयल डालिए, कान में डालिए, मुँह में ऑयल का गंडूष्ट करिए, कुल्ला करिए और त्वचा पे पूरी ऑयल लगाइए, तो हमारी इंद्रियाँ बची रहेंगी और कोई भी जर्म प्रवेश नहीं कर पाएगा। और आँखों के लिए ऑयल नहीं, वो उसके लिए ठंडा पानी या त्रिफला वाटर वगैरह बताया गया है। तो ये एक पूरा स्वस्थ व्रत का रूटीन है जो किसी भी पूरे वर्ल्ड में नहीं है, किसी पैथी में नहीं है ये बातें सब। अगर कुछ है तो वो आयुर्वेद की नकल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है सद्व्रत, यानी कि आपका चरित्र कैसा है, आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, दूसरों के लिए कंपैशन होना चाहिए, चैरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी से धन कमाइए। इन सब का क्या, और आपका कैरेक्टर ऊँचा होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य की बात है। क्योंकि अगर आप बेईमानी से धन कमाते हैं और औरों का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपको स्ट्रेस होगा, और हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस का क्या रोल है हमारे जीवन में, सारी बीमारियों की जड़ है। तो ऋतुचर्या, ये तो भारत में ही संभव है, क्योंकि 6 ऋतु ये होती है हमारे देश में, और हर ऋतु के अनुसार खान-पान बदल जाता है, ये कहीं और संभव ही नहीं है। धारणीय वेग बताया कि हमारे जो बॉडी की अर्जेस हैं, किनको धारण करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए। यानी कि जो शरीर के वेग हैं, जैसे आपको वॉशरूम जाना है, आपको जमाई आ रही है, आपको गैस पास करनी है, आपको भूख लगी है, आपको नींद आ रही है, इनको कभी नहीं रोकना चाहिए, इनको कभी धारण नहीं करना चाहिए। और जो अधारणीय वेग हैं, यानी कि जो मन के वेग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सबको आपको धारण करना चाहिए। इनको रोकना चाहिए। इस सब का संबंध हेल्थ से है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, पूरे विश्व में कहीं बात नहीं है ये, कि 3 पिलर्स होते हैं, सब पिलर्स होते हैं हेल्थ के, ये आयुर्वेद ने बताया है। आहार का तो जितना विस्तृत वर्णन आयुर्वेद में कहीं हो ही नहीं सकता। ब्रह्मचर्य की बात तो पूरा विश्व मानता ही नहीं है। इसको तो मूर्खता की बात माना जाता है। और जबकि आयुर्वेद कहता है कि अगर जीवन में संयम नहीं होगा तो किसी तरह की प्रगति नहीं होगी, स्वास्थ्य भी नहीं रहेगा। योगा को लेके हम जानते हैं कि केवल आसन, प्राणायाम और ध्यान के बारे में हम जानते हैं, लेकिन यम नियम हम तो जानते ही नहीं है। तो योगा में जो यम नियम है ये भी वही है, सत्य, अहिंसा, से अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नियम है, शौच, तप, ईश्वर परिधान, स्वाध्याय। तो ये सारे सूत्र यही बताते हैं कि कैसे स्वास्थ्य की रक्षा होगी। फिर रसायन का वर्णन है आयुर्वेद में, जो च्यवनप्राश, आंवला वगैरह है। और स्वाध्याय, यानी कि आप कुछ ना कुछ धर्म ग्रंथ, कुछ ना कुछ सदग्रंथ जीवन में जरूर पढ़ें, जिससे कि आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं सबको ये कहता हूँ कि ये याद रखें कि लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं, और ये तो कब हम करेंगे, कब हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है। एक-एक दिन इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक भी दिन ये ऐसा करते हैं, तो उसी दिन आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, ऐसे हमें अपना डेली रूटीन बनाए रखना चाहिए। अब हम आते हैं मुख्य बात ट्रीटमेंट के ऊपर। तो एलोपैथी का जो फोकस है वो जर्म्स के ऊपर है, मैंने बताया आपको। दुनिया भर के एंटीवायरल ट्राई किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल ड्रग यूज़ हो रही हैं वायरस को मारने के लिए। दूसरी ओर क्या कहा जा रहा है कि आयुर्वेद एलोपैथी ये मानता है कि ये एक हाइपर इम्यून रिएक्शन है, जो कोविड-19 डिजीज़ है। जबरदस्त इन्फ्लेमेशन होता है एक स्टेज पर जाकर। तो इसलिए वो कहते हैं चूँकि इम्यूनिटी ज़्यादा हो रही है, तो इम्यूनिटी हमें कम करनी है, तो इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। और इम्यूनिटी सप्रेस करते हैं, तो हमारी बॉडी प्रोन हो जाती है इन्फेक्शंस के लिए। तो फिर हमें एंटीबायोटिक देनी होती है उसको कवर करने के लिए। एंटीबायोटिक से फर्दर हमारी हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो एक ऐसा एक विशेष साइकिल है ये।
तो ये सिद्धांत है एलोपैथी में ट्रीटमेंट का। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद का मुख्य फोकस होस्ट के ऊपर रहता है। होस्ट की इम्यूनिटी बढ़ानी है, कम नहीं करनी है। और जो आयुर्वेद का सिद्धांत है वो है कि रोग रोग जो है वो त्रिदोष इम्बैलेंस है, तो उसको रीएस्टैब्लिश करना है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो एलोपैथी जर्म्स को ट्रीट करती है, जर्म्स के पीछे है, और बीमारी को ट्रीट करती है, और हो इस तरह से ट्रीट करती है जैसे होस्ट है ही नहीं। और एडवर्स इफेक्ट आर ए रूल इन एलोपैथी, यानी कि हम एक रोग का इलाज दूसरे रोग से करते हैं। तो जो होस्ट है, उसको एक ओर तो बीमारी से लड़ना है, और दूसरी ओर उसको इलाज से भी लड़ना है। तो उसकी इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो बीमारी भी झेल ले और इलाज भी झेल ले, तब जाके वो ठीक होने की स्थिति में आ सकता है। आयुर्वेद इलाज करता है व्यक्ति का, होस्ट का। जर्म्स कोई मैटर नहीं करते हैं आयुर्वेद में। और आयुर्वेद ये भी कहता है कि अगर कोई दवा एक रोग ठीक करे और दूसरा रोग पैदा करे, तो वो दवाई नहीं है। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। कितनी कितनी महान बात है ये। तो एलोपैथी इज आफ्टर जर्म्स एंड डिजीज, एंड आयुर्वेदा इज आफ्टर होस्ट एंड हेल्थ। आयुर्वेद का उद्देश्य है प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी कि पहला उद्देश्य है स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना। ये सबसे बड़ी बात है। ये रोग शुरू कैसे होता है? पैथोजेनेसिस एलोपैथी के हिसाब से क्या है? पहला फेज होता है वायरीमिया का, आपके शरीर के अंदर वायरस एंटर करता है, और वो वायरस अब मल्टीप्लाई कर रहा है शरीर के अंदर। तो ये फेज वायरीमिया फेज कहते हैं। इसमें फीवर आता है और खांसी, कफ, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, और ये करीब 9 दिन तक चलता है केवल। उसके बाद वायरस रेप्लिकेशन बॉडी के अंदर रुक जाता है। फिर आता है पल्मोनरी फेज, यानी कि लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। और यहाँ पे लंग की प्राइमरी डिजीज नहीं है ये। पहले थ्रोम्बोसिस होता है, जो लंग्स में जो आर्टरीज हैं उनमें खून जम जाता है, और फिर इन्फ्लेमेशन होता है। तो लंग्स के अंदर सूजन आती है, जो उसके जो एयर स्पेसेस हैं वो फ्लूइड से भर जाते हैं। तो ये हाइपर इन्फ्लेमेशन फेज आ जाता है फिर उसके बाद। और फिर अगर ये बीमारी नहीं रुकी, आगे चलती चली गई, तो फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ, और फिर डेथ हो जाती है। तो एलोपैथी के अनुसार ये प्राइमरीली लंग डिजीज नहीं है, बल्कि ये सिस्टेमिक थ्रोम्बो हाइपर इन्फ्लेमेटरी वेस्कुलाइटिस है। और आयुर्वेदा के लिए ये त्रिदोष इम्बैलेंस है, जिसकी अलग अलग स्टेजेस हैं: संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संचय, अभिव्यक्ति और भेद। अब बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, तो मुख्य रूप से जो एम्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रोटोकॉल है, और एक सीएमई इंडिया, मैंने इनमें से कुछ बातें लेके रखी हैं आपको बताने के लिए। कोरोना वायरस का जो करंट स्ट्रेन इंडिया में वो कौन सा है? मिक्सचर ऑफ वेरियस स्ट्रेन्स, यूके, साउथ अफ्रीकन, ब्राजीलियन, और जो सबसे खतरनाक है वो शायद डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है इस समय, जो सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है हमारे भारत देश के अंदर। पहली वेव में और अब की वेव में क्या फर्क है? इस बार यंग जनरेशन ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, पिछली बार नहीं था। इस बार आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन उसको बाईपास कर रहा है, और हो सकता है आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव हो, लेकिन तब भी आपको कोरोना होने की पूरी संभावना है। थ्रोम्बोसिस इस बार ज्यादा देखी जा रही है, और अगर आपका वैक्सीनेशन डबल डोज भी हो चुका है, तब भी आप ये ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए कि अब आप सुपर हीरो हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है उनको बीमारी सीवियर नहीं होएगी, डेथ नहीं होएगी। लेकिन ऐसा बहुत देखने में आ रहा है हमारे हॉस्पिटल के अंदर भी, कि डबल डोज लगने के बाद भी डेथ भी खूब हो रही हैं, और डॉक्टर्स की डेथ हो रही है, ज्यादातर डॉक्टर्स तो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं ही हैं। मॉर्टेलिटी इस बार ज्यादा है। डिटीरियोरेशन बहुत फास्ट इस बार हो रहा है। चेस्ट के जो सीटी लीजन्स हैं वो बहुत ही बैफलिंग है। मतलब रेडियोलॉजिस्ट भी सोच रहे हैं कि इतना एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट लंग का कैसे हो रहा है। जो पिछली बार ये थ्योरी थी कि सरफेस ट्रांसमिशन बहुत हो रहा है, चीजों पे बैठ जाता है, फोमाइट्स बोलते हैं उनको, इस बार वो थ्योरी चली गई है, इसलिए बहुत ज्यादा डिसइंफेक्शन पे काम नहीं हो रहा है। एयर ट्रांसमिशन रिमेन्स स्टिल ए थ्योरी। कहा तो जा रहा है एयर ट्रांसमिशन है, परंतु पिछली बार तो ये कहा जा रहा था कि जो एरोसोल जनरेशन होता है उसको हमें नहीं करना चाहिए, नेबुलाइज नहीं कराना चाहिए, एचएफएनसी कैनुला नहीं लगाना चाहिए, इंट्यूब्यूट नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बार ये सारे काम हो रहे हैं और कोई परेशानी भी नहीं हो रही है। इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड है कि यानी कि जब आपका कॉन्टेक्ट आया है उसके बाद 2 दिन बाद आपको सिम्पटम्स आ सकते हैं, या 2 हफ्ते तक भी आ सकते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज ये माना जा रहा है कि करीब 4 से 5 दिन बाद आपको सिम्पटम आना शुरू होते हैं। सिम्पटम्स में हम सब जानते हैं, फीवर, कफ, ड्राई थ्रोट, बॉडी एक। लॉस ऑफ स्मेल इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर लॉस ऑफ स्मेल है तो ये करीब करीब डायग्नोस्टिक है, पीसीआर टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। लॉस ऑफ टेस्ट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। इस बार जीआई सिम्टम्स, हेडेक, ये भी आ रहे हैं। हैप्पी हाइपोक्सिया, यानी कि यंग एज में क्या होता है कि ब्लड एसपीओ2 चल रहा है 60-70,
और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, जो कि यंग एज है, और वो एकदम से कोलैप्स करते हैं फिर। और एक 6 मिनट वॉक टेस्ट है, आप जानते हैं, 6 मिनट आप वॉक करिए और अपना SpO2 चेक करिए। अगर 5% से ज्यादा डिप हो रहा है तो ये कंफर्मेटरी है कि आपको कोरोना के सिम्टम्स हैं। डायग्नोसिस के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट, RT-PCR, मुख्य रूप से रैपिड एंटीजन टेस्ट आपको 15 मिनट के अंदर रिपोर्ट दे देता है। तो कोरोना वायरस जब हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसकी सरफेस पे जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो एक एंटीजन की तरह कार्य करता है, उसको चेक कर लेता है ये रैपिड एंटीजन टेस्ट। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वायरल लोड अगर बहुत सारा होगा, बहुत ज्यादा होगा, तभी ये पकड़ पाएगा, अन्यथा ये नेगेटिव नेगेटिव आ सकता है। तो इसलिए अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब 100% कंफर्म है कि डिजीज है। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो फिर हम नहीं कह सकते कि डिजीज नहीं होगी, कंफर्म नहीं कह सकते। तो फिर हमें RT-PCR टेस्ट से उसको कंफर्म करना जरूरी है। RT-PCR टेस्ट वायरस के न्यूक्लिक एसिड को पकड़ के डायग्नोस करता है और ये सेंसिटिव ज्यादा है। हालांकि ये भी जरूरी नहीं है कि पहली बार में RT-PCR टेस्ट पकड़ ले। इसलिए ये CT स्कोर की व्यवस्था है कि RT-PCR टेस्ट में क्या करते हैं कि सैंपल को बार-बार कंसंट्रेट करते हैं। तो अगर वो पहली बार में ही पकड़ में आ गया वायरस, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा वायरल लोड है और उसका सीटी स्कोर होगा 1। लेकिन अगर वो 20 बार में पकड़ में आता है, तो इसका मतलब 20 साइकिल के बाद, दिस इज साइकिल थ्रेशोल्ड, तो इसका मतलब है कि वायरल लोड थोड़ा कम है और वो 20 बार कंसंट्रेट करने के बाद पकड़ में आया है। तो पिछली बार तो ये कहा गया था कि अगर 24 से नीचे है तो पॉजिटिव है सीटी स्कोर RT-PCR टेस्ट का, और 24 से ऊपर नेगेटिव माना गया। लेकिन इस बार ये कहा गया कि अगर 35 से नीचे आपका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है, और 35 से ऊपर उसको फिर नेगेटिव मानते हैं। एंटीबॉडी टेस्ट का डायग्नोसिस में कोई रोल नहीं है, ये तो फिर बाद में प्लाज्मा डोनेशन की बात की जरूरत पड़ती है जब आपके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। HRCT जो चेस्ट का सीटी है, ये डायग्नोसिस के लिए नहीं है एक्चुअली। ये तो केवल ये देखने के लिए कि ये लंग में कितना डैमेज हुआ है। लेकिन इसकी डायग्नोसिस में जरूरत पड़ती है अगर आपका RT-PCR टेस्ट भी नेगेटिव आ जाए, जैसे कि इस करंट स्ट्रेन में हो रहा है, और सिम्टम सारे कोविड के हैं, तो फिर आप उसको कंफर्म कैसे करोगे? तो फिर उस केस में आप HRCT करा के देखिए। अगर आपको टिपिकल फाइंडिंग्स, कोरैड स्कोर होता है, अगर वो आपको हायर मिलता है तो इसका मतलब कंफर्म आपका जो है ये, तो HRCT की ये इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा और ब्लड इन्वेस्टिगेशन जो किए जाते हैं डायग्नोसिस के लिए, मुख्य रूप से RT-PCR टेस्ट है। ये क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन मुख्य रूप से जो आधारित है वो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा पर ही है। अगर आपकी SpO2 94% से ज्यादा है तो ये माइल्ड केस है। अगर 90-94 के बीच में है, रूम एयर पे तो ये मॉडरेट है, और इससे भी नीचे है, 90 से नीचे है तो इसको सीवियर मानते हैं। तो अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कितना है, मुख्य क्लासिफिकेशन की बात ये है। मुख्य सारा आधार SpO2 ही है इस बीमारी का। ब्लड पैरामीटर में कंप्लीट ब्लड काउंट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। डी डाइमर एक प्रोटीन है, जब ब्लड क्लॉट करता है और जब ब्लड बॉडी में डिसॉल्व होना शुरू होता है, तब ये डी डाइमर बॉडी में एक प्रोटीन लिबरेट होती है, फाइब्रिन से बनती है, लिबरेट होती है ये। तो इसको मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना क्लॉट बॉडी में हुआ है, तो ये एक मार्कर है। NLR यानी कि न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट रेशो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट से भी। तो अगर ये NLR ज्यादा है, 3.13 से ज्यादा है, तो मानते हैं कि डिजीज सीवियर ज्यादा है। और रैंडम ब्लड शुगर इंपॉर्टेंट है कि इस बीमारी में शुगर का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुगर, ये बीमारी खुद भी नॉन डायबिटिक्स की शुगर भी बढ़ा देती है। ये डायबिटोजेनिक बीमारी है, और जो डायबिटिक है उनमें तो शुगर ये और बढ़ा ही देती है। और इसके अलावा हम जो दवाइयां यूज करते हैं जैसे स्टेरॉइड वगैरह, उससे शुगर बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए रैंडम ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत जरूरी है। IL-6, फेरेटिन, LDH इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जिनसे हमें डिजीज सीवियरिटी का पता चलता है। रेडियोलॉजी में मैंने बताया आपको एक्सरे और HRCT स्कोर अगर 8 से नीचे है तो माइल्ड है, 8 से 15 मॉडरेट है, और 15 से ऊपर है तो फिर ये सीवियर केस माना जाता है। एलोपैथी ट्रीटमेंट जब शुरुआत हुई तो एक्सपेरिमेंट्स किए गए बहुत ज्यादा। फेविपिराविर, एंटी फ्लू एक दवा थी, बिल्कुल यूजलेस पाई गई। इस बार इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको आगे। आइवरमेक्टिन बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, कुछ लोग कहते हैं कि जरूर देना चाहिए। WHO ने रिसेंटली ये बिल्कुल मना किया है अभी कि इसका कोई रोल नहीं है, बिल्कुल ना दी जाए, क्लिनिकल ट्रायल में दी जा सकती है केवल। HCQS हम जानते हैं आउट इम्यूनोमॉड्यूलेटर था जो आउट हो चुका है। एजिथ्रोमाइसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, ये दो एंटीबायोटिक हैं। किसी भी प्रोटोकॉल में, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में इनको देने के लिए मना किया गया है, लेकिन दुख की बात यह है कि फेविपिराविर, आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन
पूरे भारत में सब जगह यूज हो रही है डे 1 से। ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ऐसा हो रहा है। यानी कि डे 1 पे ही हम मरीज की जो एंटीबायोटिक्स हैं, वो तो इम्यूनिटी खत्म करती है बॉडी की। तो हम डे 1 पे इम्यूनिटी बढ़ाने के स्थान पर इम्यूनिटी को और खत्म कर देते हैं, तो रोग बढ़ जाता है। अब जो एलोपैथी में जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स हैं, स्टेरॉइड, यस, लाइफ सेविंग है। लेकिन बहुत मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको। रेमडेसिविर, बिग डिस्प्यूट इज देयर। एंटीकोगुलेंट्स, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि ये एक कोगुलेशन की डिजीज है, तो इसलिए एंटीकोगुलेंट का यूज करने में, लेकिन साइड इफेक्ट इसके भी हैं। कुछ लोगों को हमें देखना पड़ता है, अगर उनका ब्लीडिंग प्रोफाइल ठीक है, क्लॉटिंग प्रोफाइल, तभी हम दे सकते हैं, वरना कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। कई जगह हमारे अस्पताल में हो रहा है ऐसा, किसी को एनएस से ब्लीडिंग हो रही है, किसी को नाक से ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें रोकना पड़ता है फिर ये एंटीकोगुलेंट। एंटीबायोटिक का रोल बिल्कुल नहीं है, केवल अगर स्पेशल इंडिकेशन है, अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग रहा है, उसको डिसाइड किया जाता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या पीसीटी, प्रोकैल्सिटोनिन टेस्ट होता है एक। एंटीपायरेट पैरासिटामोल एक एंटीपायरेटिक है, कोई दोष नहीं है, लेकिन ये कोई क्योर नहीं है, तो बुखार को इमीडिएटली कम करने की दवा है। इसके अलावा आपने देखा होगा टोसिलिजुमैब, टोफेसिटिनिब, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो गठिया बाय में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज किए जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे ये माना जाता है कि बहुत हाइपर इन्फ्लेमेशन है, तो इसलिए, और रूमेटॉइड भी एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो वो दवाई यहाँ पे सब ट्राई की जा रही हैं। बहुत ही कंट्रोवर्शियल रिजल्ट्स हैं, कंट्रोवर्शियल ट्रायल्स की रिपोर्ट्स हैं। ये कोई एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है। प्लाज्मा एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये दोनों पैसिव इम्यूनिटी देने के लिए, यानी कि एंटीबॉडी शरीर में पहुंचाने के लिए हैं। तो ये दोनों बहुत अर्ली डिजीज में, जब वायरस आ चुका है या वायरस के आने से भी पहले इनका कुछ रोल है वायरीमिया के फेज में। लेकिन ये भी सब माना गया है कि कोई भी प्रूवन इनका पीछे कोई बैकअप नहीं है कोई इस तरीके का। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड है, लेकिन उसके अंदर भी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ए लाइफ सेविंग मैनी ए टाइम्स, बट इट इज ए डबल एजेड स्वॉर्ड। ये दोनों तरफ मार करता है। आपकी इम्यूनिटी खत्म होती है, इम्यूनिटी खत्म होती है तो आपके शरीर में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन पैदा हो जाते हैं, जैसे कि आप आजकल सुन रहे होंगे म्यूकोरमाइकोसिस। पूरे भारत में केस रिपोर्ट हो रहे हैं भयंकर रूप से, और ये बहुत डेडली डिजीज है, ठीक भी हो सकती है और जान भी जा सकती है। नाक को, आंख को, ब्रेन को, लंग को, सब जगह इफेक्ट कर सकती है। फंगस ग्रो हो जाती है, ब्लैक फंगस जिसको कह रहे हैं। ये कारण है स्टेरॉइड जिस तरह से इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है अस्पतालों के अंदर, वो ये कारण है इसका, म्यूकोरमाइकोसिस का। ब्लड शुगर शूट अप होती है स्टेरॉइड देने से। इसके अलावा और भी बहुत साइड इफेक्ट्स हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ, अगर प्रिसीजन के साथ में प्रॉपर टाइम पे यूज किया जाए तो ये लाइफ सेविंग ड्रग हो सकती है। रेमडेसिविर एक एक्सपेरिमेंटल एंटीवायरल ड्रग है, जो पहले इबोला के लिए डेवलप हुई थी, फेल हो गई। अब इसको दोबारा हेपेटाइटिस सी में भी ट्राई किया गया, वहां भी फेल हुई। इसको अब यहाँ पे ट्राई किया गया और कामयाबी मिली जिलेड साइंसेस को इसको अप्रूव कराने में। ट्रीट करने में नहीं कहूंगा मैं, अप्रूव कराने में। तो जो मैन्युफैक्चरर जिलेड साइंसेस है, केवल उसने क्लेम किया है कि ये हॉस्पिटल स्टे को 2 से 4 दिन कम कर देती है दवाई। डब्ल्यूएचओ का जो बिगेस्ट सॉलिडेरिटी ट्रायल हुआ, उसमें उन्होंने बताया कि कोई कम नहीं करती है, बिल्कुल यूजलेस दवा है, ये डब्ल्यूएचओ को कहना है। उसके बावजूद भी एफडीए ने इस दवा को अप्रूव कर दिया ट्रीटमेंट के लिए। ये उनकी खासियत है, उन्होंने कैसे कराया। लेकिन दोनों ही ट्रायल ये मानते हैं कि मॉर्टेलिटी पे इस दवा का कोई असर नहीं है। इसलिए रेमडेसिविर के पीछे पागलों की तरह दौड़ना बिल्कुल बेवकूफी है। ये दवा तो ना मिले तो ही अच्छा है। ये हिपेटो और नेफ्रोटॉक्सिक है, इसे हमें बहुत ध्यान से यूज करना होता है। एफडीए ने फिर भी इसको अप्रूव कर दिया। एंटीबायोटिक्स का यूज, इनडिस्क्रिमिनेट यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंटीबायोटिक एक कमांडो की तरह चीजें हैं, इनको बहुत देख के यूज करना होता है। हमारी खुद की इम्यूनिटी खत्म होती है, हमारा माइक्रोबायोम जो हमारा अपना डिफेंस है, सबसे पहले वो खत्म होता है। हम लड़ेंगे क्या खाक अपने रोग से? तो इंडिकेशन क्या है एंटीबायोटिक का? अगर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का आपको संदेह हो रहा है, और उसका क्या है इंडिकेशन कि आपका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बढ़ रहा है, एक पीसीटी टेस्ट होता है जो ये डिस्क्रिमिनेट करता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल है। इसकी नॉर्मल वैल्यू अप टू 0.5 होती है। अगर ये पीसीटी, प्रोकैल्सिटोनिन टेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तब एंटीबायोटिक हमें यूज कर सकते हैं हम। और प्रोफाइलेटिक रूप में यूज करते हैं जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, क्योंकि उस समय बहुत जबरदस्त स्टेरॉइड चल रहे होते हैं, तो आपको ये कवर देना पड़ता है बॉडी को। मुख्य बात क्या है? ऑक्सीजन, प्राणवायु, इट इज द ग्रेटेस्ट सपोर्ट सिस्टम इन दिस कोविड पैंडेमिक। और इसको देने के तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। नेजल कैनुला मास्क है, फेस मास्क, एनआरबीएम, नॉन रीब्रीदर मास्क,
HFNC हाई फ्लो नेजल कैनुला, CPAP, BiPAP, वेंटिलेटर एंड ECMO। शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको। ये पहले वाला जो है ये नेजल कैनुला है, इससे हम 4 से 6 लीटर ऑक्सीजन दे सकते हैं पर मिनट। फेस मास्क से हम ये 6 से 10 लीटर ऑक्सीजन दे सकते हैं। जो ये NRBM है, NRBM का मतलब होता है नॉन रीब्रीदर। इसमें एक बैग होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन आती है सबसे पहले, और ये पूरी 100% कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन होती है। ये ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, और जो हमारी सांस बाहर आती है, वो इस बैग में ना जाके दूसरे वाल्व से बाहर निकल जाती है। तो जो हमारी सांस बाहर आ रही है, वो हमारी ऑक्सीजन में मिक्स नहीं होती है, तो हमें हर बार फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। तो इसको नॉन रीब्रीदर मास्क कहते हैं। ये 10 से 15 लीटर हमें ऑक्सीजन दे सकता है, और वो भी कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन। इसके बाद आता है HFNC हाई फ्लो नेजल कैनुला। ये क्या करता है, ये अप टू 60 लीटर ऑक्सीजन हम दे सकते हैं इसके माध्यम से, और ये ऑक्सीजन को हीट भी करता है और ह्यूमिडिफाई भी करता है, जिससे ड्राई ऑक्सीजन हमारे अंदर ना जाए। लेकिन इस HFNC कैनुला को इस बार हमने यूज करना बैन कर दिया है पूरे इंडिया में करीब करीब, क्योंकि ये इतनी ऑक्सीजन पीता है 600 लीटर 60 लीटर पर मिनट, कि आधा घंटे में एक बड़ा सिलेंडर खाली हो जाता है। और इस समय जानते हैं इस बार ऑक्सीजन की कितनी प्रॉब्लम हुई है, और इसका कोई खास रोल भी ऐसा देखने में नहीं आया। फिर बाईपैप एंड सीपैप जो थे, अब ये प्रेशर से ऑक्सीजन अंदर पहुंचाने की चीजें हैं। तो बाईपैप में डबल वॉल्व होता है, सीपैप में सिंगल प्रेशर होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा उसके अंदर। ये क्या करते हैं कि अब आपको ये ऑक्सीजन प्रेशर से पहुंचाई जा रही है आपके लंग्स के अंदर। और अंतिम बात आती है वेंटिलेटर। जब वेंटिलेटर में हम ट्यूब डाल देते हैं ट्रैकिया के अंदर अपनी सांस की नली में, और उसके माध्यम से पूरे प्रेशर के से और हर तरह से ऑक्सीजन अंदर पहुंचाने की सबसे बढ़िया व्यवस्था है। हालांकि वेंटिलेटर भी इस बार फेल हो चुके हैं। आखिर में है ECMO, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। इसमें क्या होता है, जैसे डायलिसिस में हमारा सारा खून शरीर से बाहर आकर मशीन में जाता है, और ब्लड की सफाई करके उसको बाद में हम दोबारा से पहुंचा देते हैं बॉडी के अंदर। तो उसी तरीके से ये जो ECMO मशीन है, इसमें क्या होता है कि सारा ब्लड बॉडी के बाहर आता है, एक मशीन में जाता है, वहां पे ब्लड में ऑक्सीजनेशन किया जाता है ब्लड का, और वो बाद में दोबारा बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये एक हायर चीज है जो बहुत कम अवेलेबिलिटी है, लेकिन इसके भी अपने प्रॉब्लम्स इसकी भी हैं। साधारण तरीके से हम ऑक्सीजन कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रोन लाइन घर पे क्यों क्यों बढ़ जाती है? उल्टा लेटने से ऑक्सीजन क्यों बढ़ जाती है? देखिए, हमारे लंग का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया है लंग का, जो फ्लैट है लंग पूरा, वो बैक साइड में होता है। तो जब हम सीधे लेटते हैं, तो जो भी फ्लूइड लंग में इकट्ठा हुआ है वो हमारे बैक साइड में लंग में इकट्ठा हो जाता है। तो हमारे पास बहुत कम जगह बचती है ऑक्सीजनेशन के लिए। अगर हम उस मरीज को उल्टा लिटा दें, तो वो सारा फ्लूइड एंटीरियरली आ जाता है, और एंटीरियरली चूंकि लंग्स का सरफेस एरिया कम है, वॉल्यूम कम है, और पीछे का वॉल्यूम ज्यादा है, तो पीछे की जगह खाली हो जाती है, तो ऑक्सीजनेशन बेटर होने लगता है। तो ये कहा जाता है कि उल्टा लेट जाएं, 1-2 घंटे बाद आप फिर साइड से लेट जाएं। सीधा लेटना सबसे गलत है इस बीमारी के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा कम ऑक्सीजन सीधे लेटने में होती है। आप बैठ जाएं तब भी इतनी दिक्कत नहीं है, सबसे सीधा लेटने में सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो घर पे भी और अस्पताल में भी ये प्रोन, ऑक्सीजन डाउन होते ही प्रोन पोजीशन पे आ जाना चाहिए। और दूसरी ओर प्राणायाम भी, अगर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, उससे भी जरूर फर्क पड़ता है ऑक्सीजन के लेवल पर। ये भी याद रखें कि ये सब ऑक्सीजन, वेंटिलेशन, वेंटिलेटर्स, ये सब एक सपोर्ट सिस्टम है। जो आईसीयू केयर है, वो भी एक सपोर्ट सिस्टम है, ये कोई क्योर सिस्टम नहीं है। आप अच्छी तरह जान लें कि आईसीयू के अंदर या ऑक्सीजन देने के बाद भी जो रिकवरी होती है, वो रिकवरी तो पेशेंट की इम्यूनिटी पे ही डिपेंड करती है। इन सब चीजों से हमारी बॉडी को एक समय एक्स्ट्रा मिलता है अपने रोग को जीतने का। ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं हम बाहर से, लाइफ को हमने मशीनों से सपोर्ट कर रखा है। अगर हार्ट खराब हो रहा है तो उसकी दवाई दे रहे हैं, किडनी की दवा दे रहे हैं, जिससे परफ्यूजन बना रहे। ये सब कोई क्योर नहीं है। ये केवल बॉडी को 2, 4, 5 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं कि इस दौरान वो अपने रोग को जीत ले। तो जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, वो रोग को जीत लेता है, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी कम है, वो वो उसको नहीं जीत पाता। और जब हम सपोर्ट सिस्टम पे होते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी सबसे कम होती है। उस समय एक तरीके से हम वेजिटेटिव लाइफ होती है, तो सारे फंगल इन्फेक्शंस, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, वो सब हमारे शरीर में होने लगते हैं। इसलिए फिर दुनिया भर की एंटीबायोटिक, एंटी फंगल्स, यानी कि अगर ये सपोर्ट सिस्टम ज्यादा दिन रह जाए, तो बहुत मुश्किल है लाइफ का बचना। और ये जो इम्यूनिटी है, इसका आधार तो आयुर्वेद ही अल्टीमेटली। तो कोविड के इलाज में जो टाइम लाइन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डे ऑफ इलनेस जानना बहुत जरूरी है।
क्योंकि उससे हमें ये तय होता है हम कौन सी स्टेज में इस समय हैं। तो जो डिजीज है, वो सिम्टम, जो पहला सिम्टम हमें आता है, उससे 1 दिन पहले और 3-4 दिन बाद तक सबसे ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है वो, सबसे ज़्यादा स्प्रेड होता है उस समय तो ये जानने की बात है। जो फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस है, यानी कि जो वायरिमिया का फेज़ है, जिसके अंदर हाई ग्रेड फीवर या लो ग्रेड फीवर हो सकता है, इस समय बॉडी में ये वायरस रेप्लिकेट कर रहा है और हमारा जो खुद का इम्यून सिस्टम है, तो वो इस समय लड़ रहा है उस वायरस के साथ में, उसको रोक रहा है। ये फर्स्ट वीक की कहानी है। सेकंड वीक के अंदर क्या होता है, अब हमारा जो वायर, या तो हमारा हम तब तक ठीक हो जाएँगे अगर हमारे इम्यून सिस्टम ने उसको कंट्रोल कर लिया, या वो बीमारी फिर आगे चलेगी। तो ये इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। अब खून के अंदर वो जमना शुरू होगा, क्लॉटिंग होना शुरू होगी लंग्स की वेसल्स के अंदर। इन्फ्लेमेशन होगा तो फ्लूइड आना शुरू होगा। अब हमारे को हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन कम होगी, हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, हमारा फीवर बढ़ सकता है, हमारे सिम्पटम्स और खराब हो सकते हैं, कफ बढ़ सकता है। तो ये सेकंड वीक है। और अगर हम यहाँ भी चेक नहीं कर पाए, तो थर्ड वीक में जाने के बाद, यानी कि तीसरा जो इसका फेज़ है, हाइपर इन्फ्लेमेशन, जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहा गया, वो हाइपर इन्फ्लेमेशन है, जो लंग्स के अलावा फिर हार्ट में, किडनी में, ब्रेन में, कहीं भी ये इसका इफ़ेक्ट हो सकता है। उसके बाद जीवन बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो एलोपैथी के हिसाब से जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं, वो पहले वीक में उन्होंने कहा कि केवल ऑब्जर्वेशन करिए, जनरल केयर करिए, हाइड्रेशन ठीक रखिए, बुखार उतारने के लिए पैरासिटामॉल दीजिए। ये एक थोड़ा मुझे अजीब की बात लगी है कि जब तक आपके शरीर में कोई आपकी स्थिति और खराब ना हो जाए, तब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है हमारे पास एलोपैथी में। यानी कि पहले वीक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। किया जा रहा है, वो गलत किया जा रहा है, रिकमेंडेशन नहीं है। सेकंड वीक के अंदर सारा एलोपैथी का ट्रीटमेंट कूद के पड़ता है। जैसे कि ऑक्सीजन सप्लाई शुरू होती है अब, स्टेरॉइड्स के शुरू किए जाते हैं अब। ये स्टेरॉइड हम पहले वीक में क्यों नहीं दे देते? चूँकि हम ये चाहते हैं कि हमारा अपना इम्यून सिस्टम जो वर्क कर रहा है, उसको हम अपनी इम्यूनिटी को उस समय डिस्टर्ब ना करें, अपनी इम्यूनिटी को लड़ने दें। अगर हम स्टेरॉइड तभी दे देंगे, तो वो और खतरनाक हो सकते हैं। और एंटीकोगुलेंट अब शुरू होते हैं, और अब इस समय चूँकि शुगर बढ़नी शुरू होती है, चूँकि स्टेरॉइड भी शुरू हो जाते हैं, तो शुगर कंट्रोल हमें स्ट्रिक्ट चाहिए होता है। और एंटीबायोटिक तो का प्रयोग अभी भी नहीं करना चाहिए जब तक कि स्पेशल इंडिकेशन ना हो। और थर्ड वीक में जाने के बाद तो फिर हम अब जानते हैं बाईपेप, सीपैप, वेंटिलेटर और पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम, आईसीयू केयर आ जाती है। इसके बाद तो फिर लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाती है। प्रोफ़ेसर सौमित्रा घोष हैं कलकत्ता के, इन्होंने कुछ बातें कही जो मुझे इनका चार्ट ठीक लगे, तो मैंने आपके लिए रखे हैं ये। ये कहते हैं कि ये 5 फेज़ जो हैं, इसमें पहला वायरल रेप्लिकेशन, फिर इम्यून इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे हमें रोकना बहुत ज़रूरी है। सेकंड फेज़ के बाद रोकना बहुत ज़रूरी है हमें, अदरवाइज़ बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो वो कहते हैं कि हमें ट्रीटमेंट स्टेप अप कब करना है एलोपैथी के अंदर? अगर हमारी एसपीओ2 95 से कम आ रही है पहली स्टेज के बाद, और हमारी जो ब्लड की इन्वेस्टिगेशन है वो सीआरपी हमारा 5 टाइम्स नॉर्मल, अपर नॉर्मल लिमिट जो है उससे चला जाता है, यानी कि नॉर्मली ये 6 है, तो अगर हमारा सीआरपी 30 से ऊपर चला जाता है, तो हमें ट्रीटमेंट स्टेप अप करना है। डी डाइमर नॉर्मली अप टू लगभग 500 होता है, तो अगर 1000 से ऊपर जा रहा है तो हमें स्टेप अप करना है। हालाँकि एंटीकोगुलेंट शुरू में जोड़ दिए जाते हैं, और एनएलआर अगर हमारा 3.13 से ज्यादा है तो हमें ट्रीटमेंट स्टेप अप करना है। वो ट्रीटमेंट क्या है? पहले लेवल में इन्होंने लिखा है पैरासिटामॉल, इन्होंने जो आयोरेमेक्टिन डॉक्सीसाइक्लिन लिखा है ये किसी भी प्रोटोकॉल में नहीं है, लेकिन इनके चार्ट की वजह से मैंने रख लिया है इसको। सेकंड लेवल पे अब आती है ऑक्सीजन, डेक्सामेथासोन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड है इस समय, एंटीकोगुलेंट और कोमॉर्बिडिटी की केयर, जिसमें मुख्य रूप से शुगर का कंट्रोल आता है। और लेवल 3 पे तो जाने के बाद फिर बाइपेप, एचएफएनसी, वेंटिलेशन, हाई डोज स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक सब शुरू हो जाते हैं। मैंने बताया वहाँ पे जाके फिर ये लड़ाई फिर जीतना मुश्किल हो जाता है। तो इनके हिसाब से डेक्सामेथासोन इज़ द गेम चेंजर। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं इन सब बातों की, इतनी जानकारी के बावजूद? वी आर नॉट एबल टू चेक डेथ्स डिस्पाइट ऑल मेजर्स। अगर हमने कुछ तोड़ ढूँढ लिया है, हमने महारत हासिल कर ली है, तो मैं जानना चाहता हूँ अमेरिका में भी आज लगभग 800-900 डेथ पर डे क्यों हो रही हैं? ये विचार की बात है। हमारे हिंदुस्तान में तो मान सकते हैं कि मैनेजमेंट अब अप टू द मार्क नहीं होगा कहीं पे, लेकिन अमेरिका में तो ऐसा नहीं है। डेथ फिर भी हो रही हैं, आज भी हो रही हैं। हमने भले ही कुछ कम कर ली हो, लेकिन जीत नहीं पाए हैं। हमारे इंडिया में रिसोर्स एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं। वो भी कब? जब केवल 1 टू 2% इन पॉपुलेशन बीमार हुई है कोविड से। हम हमारी साँस फूल गई है इतने में ही। आइट्रोजेनेसिस हो रहा है, यानी कि हमारे द्वारा ही होने वाले जो रोग हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, सप्रेस्ड इम्यूनिटी, अनकंट्रोल्ड शुगर, म्यूकोरमाइकोसिस, सेकेंडरी इन्फेक्शंस, ब्लीडिंग एपिसोड्स हो रहे हैं, जो कि हम एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, और ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं। इकोनॉमिक डेवास्टेशन हो रहा है, वो तो है ही है साथ में। कॉर्पोरेट्स की वार हो रही है कि कौन ज्यादा धन कमा ले।
FDA और WHO में लड़ाई हो रही है। FDA कहता है रेमडेसिविर यूज होगी, WHO कहता है नहीं होगी, और इन दोनों की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से डाउटफुल हो चुकी है आज सबके सामने। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक अमेरिका में एक हॉस्पिटल है, क्लीवलैंड क्लिनिक है, वहां के डॉक्टर ये कहते हैं कि हमें बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच रखनी चाहिए, क्योंकि माइल्ड टू मॉडरेट केस अपना आप ठीक होने वाले हैं, और जितनी दवाइयां ज्यादा हम यूज करते हैं उतना ही ज्यादा हम हार्मफुल साइड इफेक्ट्स बढ़ा रहे हैं जो कि नुकसान करने वाले हैं। तो वो कहते हैं लेस इज मोर, लेस करो, डोंट बॉम्बार्ड विद ड्रग्स, प्रिसीजन इज नीडेड एंड प्रिवेंट। वो कहते हैं हमें डिजीज प्रिवेंट करना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट आज भी नहीं है। प्रिवेंट कैसे होगा ये हम पहले डिस्कस कराएं कि एलोपैथी कैसे प्रिवेंट करता है, आयुर्वेद कैसे प्रिवेंट करता है। और स्टेरॉइड्स को कहते हैं इट इज ए डबल एजेड सोर्ड। आज ही डॉक्टर प्रोफेसर गुलेरिया को मैंने टीवी पे सुन रहा था, म्यूकोरमाइकोसिस के ऊपर वो बोल रहे थे। वो भी यही कह रहे थे कि स्टेरॉइड्स यूज ओनली व्हेन SpO2 फॉल्स बिलो 94%, व्हिच हैपेंस ऑन 7th to 10th डे ऑफ द इलनेस। अगर आपकी ऑक्सीजन 94 से नीचे जा रही है तो आप मानो कि आपको 5-7 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको पता नहीं चला होगा। और ये स्टेरॉइड का यूज ड्यूरेशन क्या है? 5 to 7 डेज ओनली। और ये जो हमारे यहाँ चल रहा है कि हाई डोज स्टेरॉइड दो, पल्स डोज दो, इनिशियली बिल्कुल अपलोड लोड कर दो, ये गलत है। इसी की कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, म्यूकोरमाइकोसिस वगैरह। एंटीबायोटिक के लिए उन्होंने कहा कि देयर इज नो रोल ऑफ प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक एट ऑल, यूज ओनली इफ इंडिकेटेड। और हो क्या रहा है? प्राइमरी लेवल पे एंटीबायोटिक यूज की जा रही है। एंटी फंगल का उन्होंने कहा प्रोफाइल, अभी हुआ क्या कि म्यूकोरमाइसिस होने लगी, तो लोगों ने क्या, नहीं नहीं एक एंटी फंगल शुरू में साथ में जोड़ दो, दिस इज रॉन्ग। फिर एक खतरनाक दवाई, उन्होंने कहा देयर इज नो रोल ऑफ प्रोफाइलेक्टिक एंटी फंगल। तो नट शेल में क्या है? एलोपैथी कहती है नथिंग टू बी डन इनिशियली इन फर्स्ट वीक। स्ट्रेंज। माइल्ड मॉडरेट केसेस जनरली हील ऑन इट्स ओन, जो एक मैच्योरिटी की बात है। We are not able to save critical cases despite all these technical advancements and support systems and expensive medicines. Steroids only effective tool available, but it is a double-edged sword. बहुत ध्यान से यूज करना है हमें। हो क्या रहा है? Unnecessary, unproven, indiscriminate and mindless bombardment of drugs is rampant everywhere, from severe cases, from mild cases to severe cases, and from streets to corporate hospitals. ये चल रहा है, और आइटोजेनिक डिजीज बढ़ती चली जा रही है। आयुर्वेदा अब आता है। इन सब बातों के बाद अब आयुर्वेद का रोल आता है। प्रिवेंशन एंड इम्यूनिटी बूस्टिंग, लाइफस्टाइल जो बताया, धूपन, धूपन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑयल, काढ़ा, हल्दी, रसायन एंड अदर इम्यूनिटी बूस्टर्स। और ट्रीटमेंट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, इन द वेरी फर्स्ट वीक वी कैन विन द फाइट देयर ओनली। त्रिदोष रीबैलेंस एस्टैब्लिश करना है विदाउट हार्मिंग द होस्ट, एंड डू नॉट निग्लेक्ट रस औषधीज। मैं ये देख रहा हूँ नेशनल लेवल पे रस औषधि की कोई बात ही नहीं करता है। वाई? इतनी टॉक्सिक दवाइयां एलोपैथी में खिलाई जाती हैं, वो सब हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं, और रस औषधि जो हमारी पूरी तरह सेफ है उनको हम भूले बैठे हैं। अब मैं आनंद हॉस्पिटल का आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, क्या क्या चैलेंजेस मेरे सामने थे। रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो मॉडर्न डॉक्टर्स, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनका एक्सपोजर नहीं है आयुर्वेद से। फेथ एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द मासेस, कि मासेस इसको कैसे लेगा। बट मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि मासेस ने बहुत खुशी से स्वीकार किया आयुर्वेद को। आयुर्वेद हमारे खून में है। फिर लीगल इश्यूज थे, मैंने अब तो अलाउड है, लेकिन मैंने तब ये सोच लिया था कि कुछ भी हो, जेल जाना पड़ा जाएंगे, मानव जाति के हित में काम करेंगे। लेकिन और क्या चैलेंजेस है आयुर्वेद के लिए एलोपैथी के हॉस्पिटल में? सेंट्रल एसी बिल्कुल गलत बात है। हमें ना फ्रेश एयर है, स्टेल एयर सर्कुलेट कर रही है, ना फ्रेश सनलाइट मिलती है वहां पे अस्पतालों में हमारे। ये बिल्कुल उल्टी बात है। डाइट, अपोजिट कंसेप्ट्स हैं। मैं समझा समझा के थक गया, लेकिन पनीर बनता है, कैसे करोगे आप? हैवी एलोपैथिक ड्रग्स यूज की जा रही हैं, तो उनके एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं, और वो एक हिंड्रेंस हैं आयुर्वेद को काम करने में। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर भी हमने क्या किया कि हमने 2 इंडिपेंडेंट टीम्स डेवलप की, एलोपैथी और आयुर्वेद की। एलोपैथी की पूरी, जैसे एलोपैथी की तो है ही, अस्पताल है एलोपैथी का, लेकिन हमने साथ में 3 BMS डॉक्टर्स हमारे आयुर्वेद के हैं, 2 MD आयुर्वेद हैं जो वार्ड में ड्यूटी देते हैं, पंचकर्मा टेक्नीशियंस वहां काम कर रहे हैं, सीनियर वैद्यास जो हैं वो पीछे से गाइड कर रहे हैं, जैसे वैद्य आलोक शर्मा जी हैं, वैद्य मीरा जी हैं फ्रॉम चेन्नई, और रिसेंटली वैद्य विनीश गुप्ता जी ने भी ज्वाइन किया है, और उन्होंने हमारा आईसीयू में तो कुछ पेशेंट्स का इलाज भी किया है। एक और जूनियर वैद्य हैं सुदीप विश्वास, वो भी अब वार्ड में राउंड लेना शुरू करेंगे। और आयुर्वेदिक फार्मेसी हमने अस्पताल में खोल दी है, जिससे कोई अवेलेबिलिटी में दिक्कत ना आए। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
हमने फिर ये विचार किया कि हम अपने रोगियों के लिए, कोरोना के रोगियों के लिए एक इंटीग्रेटेड चिकित्सा पद्धति से इलाज करेंगे, अर्थात आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों को मिलाकर हम चलना चाहते हैं। आयुर्वेद हमारे देश की हजारों साल पुरानी चिकित्सा परंपरा है जो बहुत ही इफेक्टिव है, हालांकि हम उसको भूल गए हैं। तो हमने ये विचार किया अपने मरीजों के हित के लिए। और मुझे ये बताते हुए काफी खुशी आपको है कि आज हम लगभग 600 रोगियों का इलाज कर चुके हैं और हमारा एक भी मॉर्टेलिटी नहीं है, एक भी कोई मृत्यु नहीं है। और इसके लिए हमने 2 टीम गठित की आनंद अस्पताल में, एक एलोपैथी चिकित्सा की टीम और एक आयुर्वेदिक चिकित्सा की टीम। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूं कोविड से रिलेटेड। कोविड के पेशेंट्स की देखभाल करते हुए, मैनेजमेंट करते हुए कई बार हमारा भी अपना ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन हो गया, गला कई बार खराब हो जाता है। तो मैं दोस्तों आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि मुझे कभी भी जो है एलोपैथी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वासरवटी आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी गोली है, आप उसको मुंह में रख लीजिए जीभ के ऊपर, उसको सटकिएगा मत, उसके चूसते रहिए और आपको पता लगेगा कि आपका एक गोली में ही गला ठीक हो गया है। में कोरोना पेशेंट्स का ट्रीटमेंट विद मॉडर्न मेडिसिन जो आके आनंद हॉस्पिटल में दिया जा रहा है, मैं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से, मेरी आवश्यकता समय के हिसाब से आज ये अति आवश्यक हो चुका है कि दोनों से चिकित्सा पद्धति, चाहे मॉडर्न हो, आयुर्वेद हो, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है। अगर सभी रोगियों को समन्वय चिकित्सा दी जाए तो अत्यंत लाभ होगा, उनका जीवन बचेगा, उनको अत्यंत सुख मिलेगा। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि समन्वय चिकित्सा पद्धति का सम्मान करें और रोगियों को देने की कृपा करें। धन्यवाद। Having worked with the medical team at Anand Hospital's ICU through telemedicine, we can categorically state that losing a patient to COVID complications or COVID hypoxia without even trying Ayurvedic medicines amounts to medical negligence. ये इंफ्रारेड लैंप से संवेदन की प्रक्रिया चल रही है। मरीज के लिए बहुत ही मोरल बूस्टिंग है ये। तो जो प्रोसीजर हमने आनंद हॉस्पिटल में किया, सबसे पहले हमने एक रिटन कंसेंट साइन कराई पेशेंट से या उनके रिलेटिव से। और मुझे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि कंसेंट लेने में हमें कभी दिक्कत नहीं। शायद कोई हजारों में से कोई एक पेशेंट होगा जिसने मना किया हो। आयुर्वेद हमारे खून में है। हमने एडमिशन पे, जैसे हमारा एक एलोपैथी हॉस्पिटल है, सारे रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन डे 1 पे होते हैं, इंक्लूडिंग चेस्ट एक्सरे, एचआरसीटी और बाकी के जितने भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, और उनको हम 72 आवर्स बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशन को रिपीट भी कराते हैं। सब पेशेंट्स को जिनका 94 से नीचे, जनरली अस्पताल में वही आते हैं, 94 से नीचे होता है तो हम ऑक्सीजन पे रखते हैं उनको। जनरली हम आजकल एनआरबीएम मास्क यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है और बहुत चीप भी है, कोई खास महंगा भी नहीं है। और इनके एसपीओ2 हम मॉनिटर करते हैं। सब पेशेंट को एलोपैथी का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है वो मिलता है, जिसमें स्टेरॉइड भी है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन भी है, डिपेंडिंग ऑन देयर सिम्टम्स एंड ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स। और जो उनकी कोमॉर्बिडिटीज है उनका ट्रीटमेंट चलता है एलोपैथी से, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कार्डियोवास्कुलर डिजीज वगैरह कोई है। और एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल्स हम यूज करने से बचते हैं, लेकिन फिर भी इनका ओवर यूज हमारे अस्पताल में भी हो रहा है। ये मैं चेक नहीं कर पाता हूँ। सब पेशेंट्स को आयुर्वेदा ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है एलोपैथी दवाइयों के साथ में। और आपने देखा कि किस तरीके से हमारी जो टीम आयुर्वेदा की है वो बहुत सेवा भाव से काम करती है। ये ह्यूमैनिटेरियन टच जो है ना एक मरीज को जो मिलता है, ये बहुत ज्यादा मोरल बूस्टिंग होता है। इन सब की पेशेंट की डाइट जितना भी हम कर पाते हैं, उनको उनका रेस्ट, उनकी स्लीप का ध्यान रखते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए ध्यान रखते हैं, उसके लिए जो चीजें यूज करते हैं,
और आयुर्वेदिक डिकॉक्शन काढ़ा वगैरह सबको मिलता है, रात में हल्दी का दूध मिलता है, ये सब चल रहा है। अलग अलग ड्रग्स यूज की जा रही हैं, गिलोय अश्वगंधा तुलसी की टैबलेट वगैरह इम्यूनिटी बूस्टर की तरह यूज की जाती हैं। च्यवनप्राश ज्यादातर शुगर की प्रॉब्लम होती है इसलिए अवॉइड करते हैं, या फिर शुगरलेस कभी यूज कर लेते हैं। हरी तकिया कैस्टर ऑयल यूज करते हैं बाउल क्लियर करने के लिए। जो ये लिस्ट ऑफ ड्रग्स है जनरली कास श्वास चिंतामणि रस, कास कुठार रस, स्वर्ण प्रिपरेशन स्वर्ण वसंत मालती, अभ्रक भस्म, समीर पन्नग रस, रस, तालिसादियन सीतोपलादी चूर्ण, महासुदर्शन घनवटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, महालक्ष्मी विलास रस, संजीवनी वटी और शहद, ये सब दवाइयां हैं जो मुख्य रूप से अस्पताल में हमारे सीनियर वैद्य की देखरेख में यूज की जाती हैं। ये सारी ड्रग्स क्लासिकल आयुर्वेदा प्रिपरेशन हैं और जो एम ऑफ ट्रीटमेंट है वो सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट और क्योर हमें मिलता है। अभी एक पेशेंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक पेशेंट आया, उसके इलनेस का 10वां दिन था और वो एक हमारे फिजिशियन ने उसको तुरंत ऑर्डर किया कि इसको रेमडेसिविर शुरू करना है। मैंने उसको तुरंत चेक किया, मैंने कहा आप रेमडेसिविर का इसमें मैं जस्ट जानना चाहता हूँ इंडिकेशन क्या है आपका यूज करने का। तो उन्होंने कहा नहीं इसको फीवर चल रहा है अभी। तो फिर है तो मेरे से जूनियर बट फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसको मुझे थोड़ा-सा 1-2 दिन का टाइम दो, अभी देखते हैं इसको। मैं सीनियर हूँ, मेरी बात को मान लेते हैं लोग। तो दवाइयाँ शुरू की, अगले दिन से फीवर गायब हो गया। देयर वाज़ नो नीड ऑफ रेमडेसिविर और रेमडेसिविर के साइड इफेक्ट्स हैं, ये हीलिंग में प्रॉब्लम करती है। स्नेहन संवेदन आपने देखा हो रहा है, ये बहुत ही इफेक्टिव है। बहुत पेशेंट्स खुश हैं इससे, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी हमारे 2 जो पंचकर्मा के स्पेशलिस्ट हैं, वो बेचारे बहुत डेडिकेशन के साथ में 40 थेरेपी रोज कर पाते हैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है ये। हम लोग और कोशिश कर रहे हैं कि और, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट चाहते हैं हमारे साथ ऐसा हो। उनको बहुत कॉन्फिडेंस, मोरल बूस्टिंग होती है इससे कि इससे हम ठीक हो जाएँगे। ये जो टच है ना ह्यूमन को, बॉडी को टच करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी थेरेपी है। तो और हम आपने देखा हम डेली मंत्र चांटिंग होती है। ओम का ये बहुत मेंटली बहुत पीसफुल होता है। पेशेंट को ये भूल जाता है कि मैं अस्पताल में आया हुआ हूँ। जब नवरात्रे थे तो हमारे यहाँ शाम को आरती होती थी। इससे एक वातावरण बनता है कि जैसे घर जैसा वातावरण हो जाता है। जो लोग योगा प्राणायाम कर सके उनको हम एनकरेज करते हैं कि आप करें। भगवत गीता मैंने रखवाई हुई है, हमने रखवाई हुई है अस्पताल के हर कमरे में। खाली समय होता है, पढ़ो भाई, कुछ सदग्रंथ पढ़ो, जो भी आ जाए, जिसकी जो इच्छा हो पढ़ो। डेली हवन होता है हमारे अस्पताल में हर वार्ड में। लेकिन हम वहाँ पे कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिक हवन कुंड रखा हुआ है हमने, छोटा है लेकिन बहुत इफेक्टिव है और उसमें जो सामग्री है उसको हम घी के साथ में यूज करते हैं। इससे भी बहुत अच्छी वाइब्रेशन, एटमॉस्फेयर प्यूरिफाई होता है और वाइब्रेशन पैदा होती है, इससे बहुत अच्छी। एक ही समस्या है, सेंट्रल एसी होता है तो वो, और वो बिल्डिंग होती है तो सब वो सेंसर लगे होते हैं फायर के, तो उसमें स्मोक अगर सेंसर हो जाए तो वो झंझट हो जाएगा। लेकिन हम कई महीनों से कर रहे हैं, कभी कोई दिक्कत आई नहीं हमें ऐसी। हालांकि शुरू में मुझे रेजिस्टेंस हुआ, ऐसे इसको रोका गया, लेकिन मैं फिर भी इसको करा पाया। अब रिजल्ट्स बता दूं मैं आपको कि जो पहली वेव थी उसमें करीब हमने 1500 पेशेंट का इलाज किया और सेकंड वेव में हम करीब अभी तक 800 पेशेंट का इलाज कर चुके हैं। पहली वेव में हमारे सब पेशेंट्स में रिमार्केबल क्विक रिकवरी हुई, सिम्टम्स इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी होता है आयुर्वेद के साथ में, और ब्लड पैरामीटर्स भी 5-7 दिन के अंदर नॉर्मल आना शुरू हो जाते हैं। कोविड नेगेटिव 7 से 10 दिन में हमारे सारे पेशेंट हो गए पिछली बार। कोई एडवर्स इफेक्ट आयुर्वेद ट्रीटमेंट का नहीं होता है और हमारी पहली वेव में कोई मॉर्टेलिटी नहीं थी। पहली वेव में हमें परमिशन थी केवल L1 और L2 केस ट्रीट करने के लिए। लेकिन ये कोई डिमार्केशन नहीं हो सकता कि वो तो आपका अभी 90 है ऑक्सीजन, अभी 85 हो गया। तो इसलिए हमने L3 के पेशेंट भी बहुत ट्रीट किए पिछली बार। लेकिन हाँ, जो पेशेंट ज्यादा क्रिटिकल होते थे उनको हमें मुश्किल से 10 पेशेंट होंगे जिनको हमने आगे रेफर किया। बाकी सारे पेशेंट हमारे यहाँ ट्रीट होके ठीक होके गए। पिछली बार में इस बार में फर्क क्या है? इस बार डिजीज की सीवियरिटी पहले से बहुत ज्यादा है। इस बार ऑक्सीजन की डिमांड पहले से बहुत ज्यादा है, मल्टीपल टाइम्स है। और हम सब जानते हैं कि कैसे ऑक्सीजन को लेके पूरे देश के अंदर तूफान उठा और ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई, कितनी लाइफ हमने लूज की है। और हमारे यहाँ भी एक क्राइसिस की वजह से हमने देखा, विवशता देखी हमने अपनी की लाइफ लूज की हमने। इस बार मॉर्टेलिटी रेट पहली बार से निश्चित रूप से ज्यादा है और इस बार इतनी अफरा तफरी भागा दौड़ी अस्पताल में रही ऑक्सीजन की वजह से, मेनली इतना भागा दौड़ की हमें मुश्किल हो गया आयुर्वेद ट्रीटमेंट पे कंसंट्रेट करना, बट फिर भी हमने किया। और इस बार के रिजल्ट्स में हमने ये देखा, अभी फाइनल रिजल्ट आना तो बाकी है। लाइफ हमने लूज किए हैं, उसमें मुख्य कारण ऑक्सीजन की कमी रही है। अब जाके 1-2 दिन से कुछ ठीक हुआ है हमारा ये ऑक्सीजन का सिस्टम। और आयुर्वेदा तो ये, लेकिन आयुर्वेदा बहुत सूदिंग है, मोरल बूस्टिंग है।
पेशेंट के लिए बहुत एश्योरिंग है, उनको लगता है अब हम ठीक हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। स्नेह संवेदन की डिमांड बढ़ रही है, अधिक से अधिक पेशेंट आयुर्वेद के लिए तैयार हो रहे हैं। एक्सेप्टेंस आयुर्वेदा इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम सरप्राइज्ड, सब कंसर्न देते हैं खुशी खुशी। तो आयुर्वेद का इंटीग्रेशन जो है ये बहुत जरूरी है। और कंक्लूजन ये है कि Ayurveda management is showing a definitive positive impact in the management of COVID-19 patients from mild to severe. आयुर्वेद का फोकस होस्ट और एनवायरनमेंट पे है, इम्यूनिटी बूस्टिंग है, इम्यूनिटी को कम नहीं किया जाता है और त्रिदोष बैलेंस को हम अचीव करते हैं। ट्रूथ डजंट नीड एनी प्रूफ, दिस इज रॉन्ग कि आयुर्वेद को क्लिनिकल ट्रायल के माध्यम से प्रूव किया जाए, ये गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी कोई स्टडी करना चाहे तो करे, दोबारा से इसको रिकन्फर्म करना चाहे तो अपनी तसल्ली के लिए भले ही करे। The word cannot be made healthy based on principles of treating all. सबको इलाज करके हम ठीक नहीं कर सकते। अभी तो केवल वर्ल्ड की 1-2% पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुई है, तब हमारी सांस फूल चुकी है। सिस्टम ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। इंडिया के अंदर अभी केवल 1.5% पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुई है और उसमें भी 1.07% क्रिटिकल है। हमारे सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं रिसोर्सेज। हमें हर हालत में डिजीज को प्रिवेंट करना होगा, यही नहीं और भी डिजीजेस को। हमें देश का रोग भार कम करना होगा, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे। और ये पॉसिबल नहीं है जब तक हम आयुर्वेदा के लाइफस्टाइल को और आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट को अडॉप्ट नहीं करेंगे अपनी मेन ट्रीटमेंट लाइन के अंदर। दिस इज नॉट पॉसिबल। वैक्सीन्स हैव वेरी लिमिटेड यूटिलिटी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। मॉडर्न मेडिसिन इज ओनली गुड टू मैनेज इमरजेंसीज, उसको वहीं तक लिमिट करना चाहिए हमें। लेकिन करंटली तो हुआ ये है इस वाले पेंडेमिक में तो इमरजेंसीज के अंदर भी मॉडर्न मेडिसिन फेल हुई है, हमारी सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई, वेंटिलेटर फेल हो गए हैं। वेंटिलेटर पे जाने के बाद शुरू में करीब करीब 90% मॉर्टेलिटी थी, अब 50-60% मॉर्टेलिटी अभी भी है। एक और मैं आपको एक टेस्टिमोनियल है। कैसे अब अच्छा, यहाँ से जो आपको आयुर्वेदिक थेरेपी और ट्रीटमेंट दिया गया उससे आपको फायदा है, आराम है आपको? हाँ, मेरा बहुत आराम है। मैं तो चाहती हूँ कि जब तक मैं रोज हो जाए तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, आप चाहते हो कि आपको रोज थेरेपी दी जाए क्योंकि हाँ। आपको उससे आराम होता है। हाँ। ठीक है, कैसे अब आपको? तो ये अनेक पेशेंट्स का यही इस तरह का मेरे पास बहुत सारे इस तरह के टेस्टिमोनियल्स हैं। सबका यही है कि ये रोज होनी चाहिए थेरेपी। तो रियल सॉल्यूशन क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच। Ayurveda should be the main medicine for health protection, promotion and disease treatments, and allopathy should be reserved for the management of emergencies as a supportive medicine. और ये लक्ष्य हमें हासिल करना ही होगा। Ayurveda is the real game changer and it is the key to real health and happiness. ये मेरा कंक्लूजन है। भगवान ने भी ये इशारा किया है गीता के अंदर, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी कि सारे दुखों का नाश कब होगा? जब जीवन में युक्त आहार होगा, युक्त विहार होगा, युक्त कर्म होंगे, युक्त सोना और जागना होगा। यानी कि वही बात जो जब तक उचित लाइफ स्टाइल नहीं होगा तब तक कुछ भी हासिल। और ये बात भगवान ने भी गीता में कही है। COVID-19 is a wake-up call for all of us, especially the Ayurveda fraternity of our country. देश का स्वास्थ्य लूट रहा है बहुत टाइम से, गिरवी पड़ा हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास गिरवी है। मानव जाति के दुख विशाल धन कमाने का अवसर मात्र बन चुके हैं, मुनाफा कमाने की होड़ मची हुई है और मानव जाति दुख से पुकार रही है। हाउ मच मोर टाइम वी विल टेक टू वेक अप फ्रॉम द डीप स्लंबर? मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से, इस देश के आयुर्वेदाचार्यों को जागना ही होगा, आत्मविश्वास जगाना ही होगा, अपने अंदर का हीन भावना से मुक्त होना ही होगा, ऋषि बनना होगा, धरती के भगवान बनकर दिखाना होगा। और याद रखें, आयुर्वेद तो शाश्वत है, यह प्रकट होता है। ब्रह्मा जी को भी प्रकट ही हुआ था, उन्होंने कोई अपना उनका ये बनाया हुआ नहीं है। आपके भीतर भी प्रकट होगा, परंतु उसके लिए तैयार होना होगा, स्वार्थ रहित होना होगा। और दुख से संतप्त मानव जाति बड़ी आशा से आपकी ओर देख रही है। तो अंत में आप समझ में आ गया होगा कि रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज ऑफ आयुर्वेदा टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी एंड इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक क्या है। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि हम अपनी आस्था को, मैं रोगियों से भी कहता हूँ, अपने भगवान को कभी ना भूलें। प्रार्थना करें मानव जाति के वास्तविक कल्याण के लिए, और प्रार्थना की शक्ति विज्ञान से सिद्ध हो चुकी है, ये भी बता दूं मैं आपको। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।
एक और प्रार्थना मैं आपको जो हमारे अस्पताल के लोगों ने की, और ये वो उद्बोधन है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो मेरे गुरुदेव का है, जब 2014 में इन्होंने पतंजलि में ये डिक्लेयर किया था। इसी क्रम में जो भगवान ने मुझे योग और आयुर्वेद का उत्थान करने की बात फैलाने की संदेश दिया, प्रेरणा दी, इसी क्रम में एक बात ये भी है कि ये तीनों वक्ता तो आपने देख ही लिए, इतने अनुभव के बाद, इतने सीनियर एलोपैथ होने के बाद किस प्रकार से आयुर्वेद के उत्थान में जुट गए हैं। इसी क्रम में ये मुझे नहीं पता, ये वीडियो कुछ कट गया है, तो आखिर में उन्होंने ये कहा कि आयुर्वेद इस देश की मुख्य चिकित्सा पद्धति होना चाहिए, और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये ऐसा अवश्य ही होगा। ये एक संत की वाणी है, ये किसी साधारण पुरुष की वाणी नहीं है। तो अंत में मेरा समर्पण है श्री सद्गुरुनाथ महाराज के लिए, और मेरा कहना ये है कि मेरी ये प्रस्तुति जो है उन सभी सौभाग्यशाली चिकित्सकों को समर्पित है जिनके जीवन का उद्देश्य मानव से अनैतिक रूप से धन कमाकर नरकों में जाने के बजाय निष्काम भाव पूर्वक उनकी सेवा करके मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। मैं नमन करता हूं उन सबको। ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी डॉक्टर जैन साहब, आपका धन्यवाद किन शब्दों में करें। आज की प्रस्तुति जितने शांत भाव से और जितनी बड़ी संख्या में हमारे श्रोता और वैद्यगण यहाँ जुड़े हुए हैं, आपने कई बहुत गंभीर विषय उठाए और वर्तमान समय की वास्तविक आवश्यकता के उठाए, और उनमें सबसे बड़ा यही है कि आखिर सरकार कब तक लोगों को ऐसे ही मरने देगी जब किसी भी एलोपैथ की मेडिसिन का कोई क्यूरेटिव पक्का इलाज नहीं है। तो आयुर्वेद को अपनाने में किस प्रकार की अनिच्छा है, क्या हिचक है, क्या मजबूरी है। और आप सब लोग इस चीज को दृष्टिगत होंगे कि पिछली लहर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 7 या 8 बार अपने उद्बोधन में आयुर्वेद और योग की महत्ता को वर्णित किया, लेकिन इस बार हर व्यक्ति शांत है। आप जैसे कुछ लोग हैं जो आगे आकर इस आयुर्वेद के लिए कुछ करने की सोच रहे हैं, और ये गुरु कृपा है, ये आपके उद्बोधन में भी और प्रेजेंटेशन में भी स्पष्ट दिखाई दी है। मैं यहाँ 2-3 चीजें आपके भी संज्ञान के लिए कहना उचित समझूंगा कि विश्व आयुर्वेद परिषद की स्थापना 1997 में एक लाइन का उद्देश्य है जो आपके बहुत दिल के नजदीक होगा, और वो लाइन है टू एस्टेब्लिश आयुर्वेदा टू इट्स पास्ट ग्लोरी। जो आयुर्वेद का एक वर्चस्व था कभी भारतवर्ष से भी बाहर संपूर्ण विश्व में, उसको प्राप्त करने के लिए विश्व आयुर्वेद परिषद का गठन हुआ। और इसमें ये भी बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि पहले हमारे जो अध्यक्ष और महासचिव थे वो दोनों एलोपैथ के डॉक्टर्स थे, जिनकी संपूर्ण डेडिकेशन आयुर्वेद के प्रति था। डॉक्टर जगन्नाथ जी ही वाज फार्माकोलॉजिस्ट, और सचिव जी भी आयुर्वेद के व्यक्ति नहीं थे। अभी भी जो हमारा ये प्रयास चल रहा है वो यही है कि हम अपने नववैद्यों में थोड़ा सा संचार कर सकें, उनके अंदर थोड़ा सा उत्साह जगा सकें, क्योंकि राजाश्रय हम लोगों को बिल्कुल नहीं है। ये एक सबसे बड़ा कारण है। अभी तो चलो जैसा आपने कहा भी है कि कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, उसका रिजल्ट भी निकल रहा है। यहाँ उपस्थित जितने भी वैद्य हैं उनमें से अधिक, आधे से अधिक, कम से कम 50 से लेके 100 रोगियों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से विभिन्न व्याधियों से मुक्त कर चुके हैं। अभी आज 9वां आपका लेक्चर रहा है। इससे पूर्व 8 जो वक्ता आए हैं उन सब ने सेम यही प्रोटोकॉल बताया, और 3 शब्द निकल कर आए कि आज मृत्यु का कारण क्या है। 3 बी हैं। भय, जैसा कि आपने भी बताया, भोजन,
जो हम आयुर्वेद की रीति के बिल्कुल विपरीत करा रहे हैं, और भेषज यानी कि ड्रग। तो ये एक ऐसा समय है कि जिसमें मुझे लगता है कि एक समन्वित भाव से हमें आगे बढ़ना होगा, और आप जैसे अन्य लोगों को आयुर्वेद के लिए साथ आकर, और इसको एक इसलिए नहीं कि हमें कोई तमगा चाहिए, इसलिए कि मानव समाज का भला हो। जिस काम के लिए एक चिकित्सक बनता है, उसको वो अगर पूरा नहीं कर पाता, जैसे अभी मीडिया में भी आपने भी देखा होगा, बत्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब जस्ट रोने को थे। इसी तरीके से आयुर्वेद का व्यक्ति भी कितना ज्यादा दुखी है इस बात से कि जो शासन में हमारा तंत्र है, जो इतनी बड़ी संख्या है, वो क्या कर रहा है, कोई आरआरटी में लगा हुआ है, कोई डिस्चार्ज पर बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। बांट दी दवाई, कहीं कोई डाटा कलेक्शन नहीं हो रहा है कि इसका आखिर रिजल्ट क्या रहा। और अब जबकि ये महामारी ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही है, आयुर्वेद का बड़ा रोल है, क्योंकि उन क्षेत्रों में आयुर्वेद की पेनिट्रेशन ज्यादा है, चिकित्सालय भी ज्यादा हैं। तो इस तरीके से आज आपका जो अभिभाषण हुआ है, जो चैट बॉक्स में अगर आप देख पाएंगे, एक तरफ से लेकर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के शब्द आ रहे हैं। और इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चन सेशन करें, मैं देख लेता हूं गुरुजी अगर जुड़े हैं। योगेश मिश्रा जी, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। योगेश मिश्रा जी, हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री और इस परिषद की धुरी आदरणीय योगेश मिश्रा जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय संजय जैन जी के आज इस बहुत इंस्पायरिंग लेक्चर के लिए 2 शब्द कहें। आदरणीय योगेश मिश्रा जी। डॉक्टर चौधरी जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, प्रारंभ से ही मैं आज के कार्यक्रम में भी और प्रारंभिक कार्यक्रमों में भी जुड़ा रहा हूं, और डॉक्टर जैन साहब को अनुरोध करना है कि मैं बड़ा नजदीक हूं, मैं बरेली में हूं डॉक्टर साहब। मैं बरेली में एक आयुर्वेदिक कॉलेज है यूपी गवर्नमेंट का, उसमें प्रधानाचार्य था, और वहां से 16 वर्ष पहले मैं सेवानिवृत्त हो गया। और विश्व आयुर्वेद परिषद जैसा भी बताया, प्रारंभ से ही, बहुत आयु नहीं है इसकी। इस देश में मैं कई बार कहता हूं कि मैं स्वयं भी, और जो इस समय की जनरेशन है, वो मैकाले की जो एजुकेशनल सिस्टम है उसका प्रोडक्शन है। और उनका एक निश्चित लक्ष्य था। उनका लक्ष्य, जैसे आपने चर्चा की, इतनी महत्वपूर्ण आपके गुरुदेव ने जो लक्ष्य दिया या आपने भी स्वीकार किया, वो मानव की सेवा या स्वच्छंदता या स्वतंत्रता या मोक्ष, ये लक्ष्य मैकाले का न था, और न ये था कि कोई भी इस लक्ष्य की ओर बढ़ सके। सबसे पहले तो उन्होंने आके इस सिस्टम में से संस्कृत को या आयुर्वेद को, और आयुर्वेद के बारे में हम लोग जानते हैं कुछ ऐतिहासिक कारण ऐसे रहे हैं कि पिछले 1000 वर्षों में इस देश का जो साहित्य था, वेद की हम लोग चर्चा करते हैं, उसके कुछ अंश उन मनीषियों के कारण से जिन्होंने उनको कंठस्थ कर लिया था, लगातार कंटिन्यूएशन में है, लेकिन जो हट गए वो हट गए। आयुर्वेद निश्चित रूप से, जैसा आपने भी व्यक्त किया कि ब्रह्मा जी को याद आया, ब्रह्मा जी ने उसका कोई निर्माण नहीं किया, ये शाश्वत है। तो मानव जाति जैसी आई होगी तब से ये आया, और ये ठीक है कि हम लोग ये मान रहे थे कि चाहे जब देश स्वतंत्र होगा, तो गांधी जी का भी स्वतंत्रता में योगदान था, और एक उस समय संगठन था आयुर्वेद महासम्मेलन, उस समय उसकी बड़ी उपयोगिता थी और देश में बड़ा काम किया था। लेकिन गांधी जी के बाद में, या गांधी जी को समय मिला नहीं, तो मार्गदर्शन की दृष्टि से जो गांधी जी की पॉलिसी थी, जैसे आपने कहा ना कि ब्रह्मचर्य को विदेश में
या मॉडर्न साइंस में माना जाता है, ये मूर्खतापूर्ण तथ्य है। लेकिन हमारे उसमें वो 3 तत्व माने गए, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो निद्रा वो भी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, आहार भी आवश्यक है, और वैसे ही जो संयम है वो भी आवश्यक है। तो इन चीजों का आपका जो बिंदु आया, हमको लगता है कि हमारे जो आयुर्वेद के जितने भी लोग आज सुन रहे हैं और भविष्य में ये व्हाट्सएप पे रहेगा या फिर यूट्यूब पे डालेंगे, तो जो जो लोग सुनते रहेंगे उनको ये प्रेरणा देगा कि यदि वास्तव में एलोपैथी से शायद लक्षण मुक्त हो सकता है। टेम्परेचर आया था, टेम्परेचर नहीं आएगा, ये तो बात पैरासिटामोल कर सकता है, लेकिन इसको हेल्थ कहते हैं, इसको स्वास्थ्य कहते हैं। इसकी प्रीकंडीशन इंद्रिय मन, आत्मा भी मन प्रसन्न हो, मन भी प्रसन्न हो, इंद्रिय भी प्रसन्न हो, मीन्स टोटल हेल्थ जो है वो मेडिसिन से नहीं आ सकती, उसको वो हमारी जीवनचर्या से ही आएगी। और अभी जिन चीजों की हम लोगों ने चर्चा की आपने अपने भाषण में, चाहे वो कार्डियक डिसीज होंगी, चाहे वो ये जो डायबिटीज या इस टाइप की डिजीज होंगी, हम लोग जानते हैं कि सब ये हमारे लाइफ स्टाइल की देन है। तो इनसे अगर मुक्त होना है तो लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, और लाइफ स्टाइल चेंज के लिए हम कोई आग्रह नहीं कर रहे हैं कि आप उसके लिए आयुर्वेद ना, लेकिन अगर इस देश में इस देश की परंपरा को आगे बढ़ाना है तो आयुर्वेद का अपना नाम है, आयुर्वेद की भूमिका है। हम लोग एक बहुत खराब दौर से गुजर इसलिए रहे हैं कि जो आयुर्वेद के लोग हैं उनके अंदर भी कूट कूट कर प्रयास ये किया जाता है कि वो एक हीन भावना के शिकार हो जाएं। तो वो हीन भावना से मुक्त हो करके हमारे विद्यार्थी, हमारे अध्यापक आत्मविश्वास के साथ और आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ेंगे। वो मैं कई बार एक श्लोक की उच्चारण करता हूँ, जिसमें ये कहा गया है, तुलसीदास ने जब रामायण लिखी तो दूसरा मंगलाचरण में दूसरा श्लोक दिया इन्होंने, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। हमारे जीवन में कुछ अगर हमको एक्सेप्ट करना है, कुछ प्राप्त करना है, तो उसके 2 ही रास्ते हैं, एक श्रद्धा, एक विश्वास। और मैंने देखा कि आपके जीवन में जो परिवर्तन आया वो अपने गुरुदेव के प्रति जो आपकी श्रद्धा और विश्वास है उसी के परिणाम स्वरूप परिवर्तन आया, और उन्होंने जो जो मार्ग आपको दिखाया वो आप बढ़े। लेकिन ये जो श्रद्धा और विश्वास कोई मूर्ति पूजा की बात नहीं है, कोई श्रद्धा और विश्वास कोई भवानी और शंकर या उमा और पार्वती, पार्वती और महेश्वर, ये कोई मूर्ति की उपासना नहीं है। ये वास्तव में जो श्रद्धा और विश्वास है हमारा, ये जागरण होगा सब में चाहिए, आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथी हो। सिद्धांतों की चर्चा आपने की, अगर ये चर्चा आपने जो की वो हमारे बीच में बैठने की नहीं है, ये चर्चा तो एलोपैथी के लोग परस्पर विचार करें कि वास्तव में जिस हेल्थ के लिए वो काम करना चाह रहे हैं वो हेल्थ उस सिद्धांतों से प्राप्त होने वाली है कि नहीं। तो ऐसे में मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, और जिन लोगों के बीच में आपका परिचय है, जैसे विनीश जी या अन्य लोग, डॉक्टर आलोक जी, उनका भी व्यक्तिगत रूप से मैं परिचित हूँ। विश्व आयुर्वेद परिषद से वो जब दिल्ली में थे तब से जुड़े हुए रहे। और एक संगठनात्मक ढांचा होता है, कोई कार्यकर्ता को अलग काम दिया जाता है, कभी किसी दूसरे को दिया जाता है, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आयुर्वेद के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं उन तक भी अपना ये निवेदन पहुंचाता हूं, और आपको पुनः एक बार ये निवेदन करता हूं कि आपकी जैसी कृपा दृष्टि रही है, हम समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है ये उत्तर प्रदेश की इकाई का है। हमारा नेटवर्क पूरे देश में सभी प्रांतों में नेटवर्क है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में। अन्य कोई अगला कार्यक्रम कभी होगा तो हम आपकी तरफ से आपको स्मरण करेंगे, और खाली कोविड के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आप क्या योगदान हो सकता है आपके अनुभवों का, तो जन स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका उपयोग हम भविष्य में भी करेंगे। मैं आपसे इस बात की अनुमति चाहता हूं, और इस निवेदन के साथ मैं पुनः डॉक्टर चौधरी को ये माइक वापस कर रहा हूँ। डॉक्टर चौधरी, नमस्कार। धन्यवाद।
जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जैन कुछ कहना चाहेंगे गुरुजी के शब्दों पर? तो मैं तो ये मेरा सौभाग्य है कि आपने इस योग्य मुझे समझा और मेरा जीवन इस बात में काम आ जाए, देश के मानवों के स्वास्थ्य के उत्थान के लिए। और आयुर्वेद उत्थान आयुर्वेद का नहीं होना है, उत्थान तो हमारा होना है एक्चुअली। आयुर्वेद तो महान था, महान है, महान रहेगा। तो कुछ इस बारे में अगर मेरा शरीर काम आ सके तो मेरा ये सौभाग्य होगा। धन्यवाद। जी, वैसे भी मैं बता दूं कि आदरणीय जैन साहब को 3 साल पहले लगभग जो हमारा कौशलम का कार्यक्रम 7 दिन का रेजिडेंशियल देहरादून में होता है, तो उसमें आग्रह किया गया था, तो बिना किसी संकोच के इतनी दूर जाकर हमारे प्रतिभागियों का वहाँ जो लगभग 150 के करीब 7 दिन तक रहते हैं, उनका उत्साहवर्धन किया और अपने ज्ञान से उन लोगों को सींचा। तो इस मामले में हम निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय जैन साहब जब भी हम इनको याद करते हैं, तो वो हमारे बात को स्वीकार कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं हैं, चूँकि आपका जो प्रेजेंटेशन था, वो अद्भुत था, ऐसा सभी लोगों का फीडबैक है। फिर भी 2-3 छोटी-छोटी क्वेरीज़ हैं। उनमें से जी। एक तो ये है कि जो प्रोटोकॉल आप वहाँ यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रेटेड, तो उसमें आयुर्वेद की दवाइयों का जो औसत सेवन काल है, वो और एलोपैथ का जो डोज शेड्यूल है, उसमें क्या कोई अंतर रखा जाता है? यदि हाँ, तो कितना अंतर होता है? देखिए, सारी परिस्थितियों में सच बात ये है कि बहुत विषम परिस्थितियों में हम वहाँ पे इलाज कर पा रहे हैं। और जो हमारे वैद्य हैं और ये हमारे जितने भी डॉक्टर हैं, इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि उनसे ये उम्मीद करना कि बहुत पर्टिकुलरली वो चीज़ों को फ़ॉलो कर पाएँगे, ये संभव नहीं हो पाता है। फिर भी जो हमारे सीनियर वैद्यास हैं, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसका पालन करने की पूरी कोशिश की जाती है। यथासंभव गैप रखा ही जाता है, लेकिन एग्ज़ैक्टली वो कितना फ़ॉलो होता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस बारे जी, में हमारे सीनियर वैद्य और बता सकते हैं, तो जी, उसमें ये ठीक। बात। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का था कि जब पेशेंट डिस्चार्ज करते हैं आप, तो उसको कुछ आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल भी आप एडवाइस करते हैं क्या पोस्ट कोविड वीकनेस पर्टिकुलरली उसके लिए? अ, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जो हमारा डिस्चार्ज कार्ड बनता है, उसमें मुख्य रूप से आयुर्वेद की दवाइयाँ होती हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं, जो कोविड से छुट्टी होने के बाद दोबारा हमारे अस्पताल में पूछते हुए आते हैं कि अब हम आयुर्वेद के बारे में किससे बात करें? उसकी सुविधा हमारे पास अभी नहीं है। लेकिन हमने ये निश्चय किया है, आलोक जी के साथ बैठ के बात भी हुई है कि अब हम ये करने ही वाले थे कि अपने आनंद अस्पताल में हम एक आयुर्वेद का सेंटर खोलने वाले हैं, पूरी तरीके से फुल फ्लेजेड सेंटर। लेकिन बीच में दोबारा कोविड की जो ये सेकंड वेव आ गई, तो वो अभी प्रोग्राम रुक गया, लेकिन हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य रूप से आयुर्वेदिक प्रिस्क्रिप्शन होता है वो, डिस्चार्ज उस कार्ड में। उसमें कुछ शेयर कर सकते हैं कि स्थिति में हो तो अगर शेयर कर सकें कि उसमें क्या होता है? उसमें मुख्य रूप से जनरली तो पेशेंट करीब-करीब ठीक होके जाते हैं। मुख्य रूप से जो दवाइयाँ हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, जैसे ये गिलोय, अश्वगंधा, इस तरह की दवाइयों का ही प्रयोग होता है। और बाकी तो करीब-करीब सिम्पटम ठीक हो चुके होते हैं, इसलिए कोई ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है। जी डॉक्टर साहब, एक बार-बार बल्कि सैकड़ों बार ये रिक्वेस्ट आ रही है कि आपका टेलीफ़ोन नंबर माँग रहे हैं लोग। अभी शेयर जी, नहीं जी। किया क्योंकि जी। आप बहुत व्यस्त रहते हैं और मैं भी हेजिटेट करता हूँ आपको फ़ोन करने के लिए। इस कार्यक्रम में आने के लिए भी 2-3 बार इच्छा हुई कि आपको फ़ोन करें, लेकिन आपकी जी, व्यस्तता जी। को देखते हुए आलोक जी के माध्यम से आप तक सूचना पहुँचाई गई। हुँ, हुँ। तो जी, बिना जी। आपकी अनुमति के आपका नंबर शेयर करना मुझे लगता है नहीं, मेरी मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि आप नंबर मेरा भले ही शेयर कर लें। जितने भी लोग मुझे इस योग्य समझें कि मुझसे बात करना चाहें, तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज में कोई दिक्कत नहीं होती है। जी, 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 जी। कॉल में ज़रूर प्रॉब्लम आएगी, हाँ, क्योंकि हाँ। ये अभी इसमें कोई शक नहीं है कि अभी अस्पताल की वजह से व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, रोज़ाना चैलेंजेस रहते हैं। लेकिन हाँ, व्हाट्सएप पे दे आर मोस्ट वेलकम। आई वुड लाइक टू टॉक टू ऑल ऑफ देम। दिस इज़ माय प्लेज़र एक्चुअली। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरा नंबर बिल्कुल दीजिए और व्हाट्सएप से मुझे ज़रूर चैट करें लोग। व्हाट्सएप पर भी वही नंबर है ना सर आपका? जी, सेम नंबर है जी, सेम नंबर। 691 वाला? जी, जी। ये 98370
9837019619 और जी, जी, मेरा बिल्कुल। सभी अपने मित्रों से ये आग्रह है कि वो दुरुपयोग ना करें और आवश्यकता होने पर टेक्स्ट कर लें। जब भी डॉक्टर साहब को समय मिलेगा वो आपके उत्तर जरूर देंगे और आपकी शंकाओं का निराकरण करेंगे। और मैं सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबका बहुत स्वागत है कि अगर जो भी मेरे से मुझे ये मौका देना चाहें मुझसे बात करने का, स्वागत है उनका। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर जैन और निश्चित रूप से विश्व आयुर्वेद परिषद के इस कार्यक्रम को हम ये कह सकते हैं कि एक माइलस्टोन होने जा रहा है, क्योंकि अभी हम इसको 2 दिन बाद यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे और इससे हमारे वैद्यों को बहुत उत्साह मिलेगा 2 वजहों से। एक आपका आयुर्वेद के प्रति लगाव और दूसरा आपने जितनी सरल भाषा में एलोपैथ वाला साइड रखा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक टीवी डिबेट्स और हम सब देखते हैं तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है और आपका इस आपके कोर्ट के साथ मैं अभिवादन करता हूं कि हर जगह मारामारी हो रही है। इस आपदा को अवसर में लोगों ने पैसा कमाने के लिए बदल दिया है और इससे खराब चीज, इससे निंदनीय चीज मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी हो सकती है। आपका पुनः बहुत-बहुत आभार और मैं अब डॉक्टर वैद्य विनीश जी से अनुग्रह करूंगा कि आगे के कार्यक्रम के लिए आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर संजय सर का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।